सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है। हम बात कर रहे थे भाई, असमानता देखने को मिलती है, बहुत सारे लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता है, लेकिन आखिर क्यों ये चीज होती क्यों है, समाज में ऐसा क्यों देखने को मिलता है। हमें अछूत माने जाने वाले लोगों को इतना अशुद्ध माना जाता था कि उनके छूने भर से शुद्ध लोग अपवित्र हो जाते थे। ठीक है, तो यानी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका बहुत ही घृणित रूप हमको देखने को मिलता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू दे तो वो अशुद्ध हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही भारत के अगर समाज की बात करें तो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो बच्चों, आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम क्लास 12 सोशियोलॉजी की। चैप्टर नंबर 3 हमारा है सामाजिक विषमता और बहिष्कार। इससे पहले 2 चैप्टर हम पहले कर चुके हैं, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो जरूर ज्वाइन कर लें, जो क्लास 12 एसपी न्यू ग्रुप नाम से है, क्योंकि जितने भी हमारे पीडीएफ नोट्स है आपको यहाँ पे प्रोवाइड करा दिए जाएंगे। साथ ही आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लें, यूजर आईडी है एकलव्य स्टडी पॉइंट। तो जो भी आपके क्वेश्चन है आप यहाँ पे हमसे पूछ सकते हैं। आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो eklavyastudypoint.com नाम से है। यहाँ पे आपको चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए, थ्योरी नोट्स हो गए, ठीक है ना, शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चन, ये सारी चीजें आपको पहले से वहाँ पे प्रोवाइड करा दी गई हैं, आप वहाँ से पढ़ सकते हैं। तो चलिए आज हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा टॉपिक है वो है सामाजिक असमानता और बहिष्कार, जो हमारा चैप्टर भी है। तो समझेंगे भाई कि आखिर समाज में असमानता और बहिष्कार की स्थिति क्यों देखने को मिलती है, ऐसा किन कारणों से है। तो देखिए, भारत में जाति, लिंग और आर्थिक स्थिति के आधार पर लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। तो ये भेदभाव जो है वो सदियों से चला आ रहा है, आज भी बहुत जगहों पर आपको देखने को मिल जाता है। जाति के आधार पर आपको पता है उच्च जाति, निम्न जाति, ठीक है, ये सारे भेदभाव आपको देखने को मिलेंगे। लिंग के आधार पर पुरुष और महिला के बीच में भेदभाव किया जाता है, ये भी आपको एक तरह से असमानता देखने को मिलेगी। साथ ही आर्थिक आधार पर अमीर और गरीब के बीच भी आपको काफी तीखा विभाजन देखने को मिलेगा, जहां पर बहुत सारी समस्याएं भी आपको देखने को मिलती हैं। यह असमानता शिक्षा, नौकरी और रोजमर्रा की सुविधाओं तक पहुंचने को भी प्रभावित करती है। यानी जब किसी समाज के अंदर जाति, लिंग या आर्थिक स्थिति के आधार पर भेदभाव होता है, तो उस समाज में जो लोग रह रहे होते हैं, जिनके साथ भेदभाव हो रहा है, वो अपनी जो बेसिक सुविधाएं होती हैं, चाहे वो शिक्षा हो गई, नौकरी हो गई या रोजमर्रा की कोई भी काम हो गए, वो सब में क्या होते हैं, वो लोग काफी प्रभावित होते हैं और वो सारी चीजें जो हैं उनको नहीं मिल पाती हैं और वो हमेशा क्या रहते हैं, परेशान रहते हैं। कुछ समुदायों को उनकी जाति या धर्म के कारण समाज से अलग कर दिया जाता है, जिसे बहिष्कार कहते हैं। यानी क्यों? क्योंकि वो निम्न जाति का, वो गरीब है, तो उसको सामाजिक दर्जे से बाहर कर दिया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है, बहिष्कार। क्यों? क्योंकि हो सकता है भाई वो गरीब है तो इसलिए उसके साथ भेदभाव आपको देखने को मिलेगा, वो निम्न जाति का है, ठीक है ना। तो ऐसी सारी मान्यताएं जो हैं वो क्या करती हैं, किसी एक वर्ग विशेष को बहिष्कृत कर देती हैं, क्या, समाज से। यह सोच और व्यवहार सामाजिक विकास में बड़ी रुकावट है। तो सबसे बड़ी समस्या सोच की और व्यवहार की है, जिससे समाज का एक तबका जो अपना आर्थिक विकास नहीं कर पाता या सामाजिक विकास नहीं कर पाता है, और इस तरह से क्या होता है कि समस्याएं जो होती हैं समाज में बढ़ने लग जाती हैं। भेदभाव के कारण बहुत सारी समस्याएं उत्पन्न होती हैं समाज में। सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार सामाजिक कैसे है। हम बात कर रहे थे भाई, असमानता देखने को मिलती है, बहुत सारे लोगों को बहिष्कृत कर दिया जाता है, लेकिन आखिर क्यों ये चीज होती क्यों है, समाज में ऐसा क्यों देखने को मिलता है हमें। तो देखिए, सामाजिक विषमता और बहिष्कार को सामाजिक कहने के 3 प्रमुख कारण हैं। क्योंकि अगर हम असमानता देखते हैं या विषमता देखते हैं या किसी एक वर्ग का बहिष्कार देखते हैं, तो ऐसा क्यों होता है समाज के अंदर, और ये समाज में ही ऐसी स्थिति क्यों उत्पन्न होती है। तो इसके कुछ कारण हैं। पहला, समूह आधारित होना। सबसे पहला कारण है कि समाज का समूह आधारित होना। असमानता व्यक्ति की योग्यता या व्यवहार से नहीं, बल्कि समाज द्वारा बनाए गए समूहों से जुड़ी होती है। यानी कुछ उच्च वर्ग के समूहों ने ये अवधारणा बना ली है कि भाई ये निम्न जाति का है तो इसको अलग रखना है। तो इस तरह का जो व्यवहार होता है वो क्या करता है, उसको सामाजिक दर्जे से बाहर करके, या कह दें कि उसकी जो मान्यताएं हैं उनको नाकार कर, उनको क्या कर देना, एक ऐसे समूह में परिवर्तित कर देना जो हमेशा हीन दृष्टि से देखा जाए। जैसे जाति, धर्म, लिंग, भाषा या वर्ग के आधार पर भेदभाव आपको देखने को मिलेगा। आप समाज में रहते हैं, आपने देखा होगा भाई, जाति के आधार पर लोग एक दूसरे से भेदभाव करते हैं, धर्म के आधार पर करते हैं, लिंग के आधार पर भेदभाव करते हैं। तो ये चीज होती है, ठीक है ना। तो इसे हम क्या कह सकते हैं, ये एक समूह आधारित होना। क्योंकि एक समूह के लोग जो हैं वो दूसरे समूह लोगों को अलग करके और क्या करते हैं, भेदभाव, या कह सकते हैं कि एक दूसरे के खिलाफ रहते हैं। तो ये ही कारण है असमानता का।
अगर हम उदाहरण के तौर पर देखें, एक दलित छात्र को उसके जन्म के आधार पर भी भेदभाव झेलना पड़ सकता है, भले ही उसकी योग्यता कितनी भी हो। आपने बहुत ऐसी स्थिति देखी होंगी जहां पर वो बेशक एक दलित छात्र है जो निम्न जाति से आता है, लेकिन वो बहुत अच्छा पढ़ा लिखा है, लेकिन फिर भी उसको भेदभाव और उसके साथ भेदभाव किया जाता है। आप भीमराव अंबेडकर का एग्जाम्पल ले सकते हैं, जो कितने वेल एजुकेटेड, इतने योग्य व्यक्ति थे, लेकिन फिर भी समाज में उनके साथ कई जगह भेदभाव हमें देखने को मिल जाता है। तो इसलिए कह सकते हैं कि भाई जो भेदभाव होता है वो क्यों होता है, वो एक समूह आधारित होता है। एक समाज के अंदर कुछ समूह के लोग जो हैं दूसरे समूह के लोगों से भेदभाव करते हैं, जिससे क्या आता है, विषमता उत्पन्न होती है। असमानता केवल आर्थिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। असमानता को अक्सर सिर्फ धन या संपत्ति की कमी से जोड़ा जाता है। तो कई बार हम क्या देखते हैं भाई कि असमानता इसलिए भी आती है कि कोई एक वर्ग जो है जो आर्थिक रूप से पिछड़ा होता है, तो लोग उसे भी क्या करते हैं, निम्न दृष्टि से देखते हैं। तो धन और संपत्ति का ना होना भी असमानता का एक बड़ा कारण होता है। लेकिन बहुत बार लोग अपने सामाजिक समूह की पहचान जैसे धर्म, लिंग, जाति के कारण भेदभाव का सामना करते हैं, भले ही वे आर्थिक रूप से सक्षम क्यों ना हो। लेकिन असमानता आर्थिक रूप से तो देखने को कई जगह मिलती ही है, लेकिन कई बार ये भी देखने को मिलता है भाई कोई व्यक्ति आर्थिक रूप से बेशक से सक्षम हो, लेकिन समाज जो होता है उसको स्वीकार नहीं करता कि भाई एक निम्न जाति का व्यक्ति हो गया या हमारे समूह से अलग जो व्यक्ति हो गया वो इतना आर्थिक रूप से संपन्न क्यों हो गया, तो लोग उसके साथ भी भेदभाव करते हुए आपको देखने को मिल जाएंगे। उदाहरण के तौर पर देखें तो एक दलित छात्र को अच्छे अंक लाने के बावजूद प्रतिष्ठित निजी स्कूल में दाखिला नहीं मिलता। ठीक है, आपने ये चीज भी कई बार देखी होगी कि भाई एक दलित छात्र है, ठीक है ना, उसने बहुत अच्छे अंकों से क्या किया, नंबर से वो क्या हुआ, पास हुआ, लेकिन उसे जब उच्च एजुकेशन लेनी होती है यानी किसी ऐसे संस्था में वो जाना चाहता है जहां पे उसका भविष्य और ज्यादा उज्जवल हो जाए, तो लोग ये कहकर वहां पर एडमिशन नहीं देते कि भाई इन जाति के लोगों को हम अपने कॉलेज में या स्कूल में दाखिला नहीं देंगे। तो ये भी क्या है, ये भी तो एक तरह से देखा जा सकता है ना कि उसके साथ समानता का व्यवहार नहीं हो रहा है, या एक तरह से कहा जाए तो उसके साथ क्या कहा जा रहा है, बहिष्कार जैसा व्यवहार किया जा रहा है। यह व्यवस्थित और संरचनात्मक भी हो सकती है। सामाजिक विषमता समाज में एक ढांचे या व्यवस्था के रूप में मौजूद होती है, यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलती है। यानी समाज में अगर विषमता को देखा जाए या भेदभाव को देखा जाए तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, ये एक ढांचे के आधार पर ढली हुई है, यानी एक ढांचे के अंतर्गत इसको बना दिया गया है और पीढ़ी दर पीढ़ी ये व्यवस्था जो है वो चलती हुई आपको दिखाई देगी। जैसे जाति व्यवस्था या पितृसत्ता हो गई, तो जाति व्यवस्था आप देखते हो भाई कि जाति जो थी वो क्या थी, वो जन्म पर आधारित कर दी गई। तो जन्म के आधार पर यानी अगर किसी का बेटा जन्म ले रहा है तो वो क्या होगा, वही भी उसी जाति का ही होगा, यानी जन्म के आधार पर जाति निर्धारित की गई। तो जन्म दर जन्म जो भी उस समूह में पैदा होता रहेगा उसे उसी जाति के आधार पर जन्म लेना पड़ेगा और वही काम करना पड़ेगा जो तय कर दिए गए हैं। ऐसे आप प्रतिसत्ता भी देख सकते हैं। प्रतिसत्ता भी समाज एक तरह से ये भी क्या है, ये भी असमानता देखने को मिलती है कि संपत्ति में अधिकार और या ज्यादा जो चीजें दी जाएंगी संसाधनों को वो किसको दिया जाएगा, पुत्र को दिया जाएगा। यानी विरासत को कौन संभालेगा, पुत्र संभालेगा, ना कि पुत्री। तो ये भी हम देख सकते हैं एक जो है व्यवस्था बना दी गई है और ये व्यवस्था जो है पीढ़ी दर पीढ़ी आपको देखने को मिल जाती है। समाज इसे धार्मिक या सांस्कृतिक मान्यताओं के आधार पर नियोजित ठहराता है जिससे यह मजबूत होती जाती है। तो क्या कहा गया भाई कि धर्म और संस्कृति यही कहती है कि भाई जो जाति व्यवस्था है उसको कठोर रूप से लागू करो, और प्रतिसत्तात्मक समाज में भी यही कहा गया कि भाई महिलाएं जो हैं वो अच्छे से चला नहीं सकती किसी भी व्यवस्था को, तो क्या होना चाहिए, जो पुत्र होगा वही व्यवस्था को अच्छे से चला सकता है। तो इसलिए अधिकार भी सारे किसको दिए जाएंगे, पुत्र को दिए जाएंगे। तो इसे मजबूत किसने किया, इसे मजबूत किया धर्म और संस्कृति ने। यानी जो हमारे धार्मिक जो भी हमारे धर्म को फॉलो करवाने वाले लोग रहे होंगे, जिन्होंने जो किताबें वगैरह लिखी होंगी, जो उन्होंने फिलोसफी दी होगी, तो उसके आधार पर ही जो है ये व्यवस्था चलती आ रही है और धीरे धीरे क्या हुई, ये मजबूत होती चली गई, जिसको हम आज भी देख सकते हैं। आधुनिक समाज में भी हमें ये चीज कई जगह देखने को मिल जाती है। सामाजिक विषमता के प्रमुख पहलू क्या हैं, यानी क्यों सामाजिक विषमता आपको देखने को मिलती है। तो सामाजिक विषमता के प्रमुख पहलू को पूंजी के 3 रूप में देखा जा सकता है। तो सामाजिक विषमता के प्रमुख 3 कारण हैं जिसे हम पूंजी के रूप में देख सकते हैं। अब पूंजी क्या है, पूंजी जो हो सकती है आपकी आर्थिक पूंजी हो सकती है। इसमें क्या आएगा, आपका पैसा, जमीन, घर, गाड़ी जैसी संपत्ति, जिससे व्यक्ति आर्थिक रूप से मजबूत होता है। यानी अगर किसी के पास पैसा है, जमीन है, घर है, गाड़ी है, संपत्ति है, तो वो क्या होगा, वो आर्थिक रूप से मजबूत होगा और समाज में उसका रुतबा भी अलग होगा।
वहीं सांस्कृतिक पूंजी, इसमें शिक्षा, डिग्री, ज्ञान, बोलचाल और व्यवहार की शैली, इससे व्यक्ति को समाज में सम्मान और पहचान मिलती है। यानी सांस्कृतिक पूंजी का मतलब यह है कि अगर आप सांस्कृतिक रूप से संपन्न है, यानी आपको विरासत में सारी चीजें दी जा रही हैं, शिक्षा आपको दी जा रही है, आपके पास ज्ञान अच्छा है, आपका व्यवहार अच्छा है, बोलचाल अच्छी है, तो सांस्कृतिक रूप में क्या होगा, आपको समाज में एक अलग दर्जा दिया जाता है। और आधुनिक समाज में तो आप देख भी सकते हैं कि भाई जिसके पास अच्छी शिक्षा, अच्छा व्यवहार है, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म का हो, उसे क्या होती है, प्रतिष्ठा मिलती ही मिलती है। तीसरा आपका आता है सामाजिक पूंजी। इसमें आपके रिश्ते, ज्ञान, पहचान, सामाजिक नेटवर्क जरूरत के समय मदद दिला सकते हैं या नए अवसर प्रदान कर सकते हैं। तीसरी जो आती है आपकी पूंजी, वो आती है सामाजिक पूंजी, यानी समाज में आपकी पहचान कितनी है, कितने लोग आपको जानते हैं, ठीक है, रिश्ते और जान पहचान कितनी है आपकी। क्यों? क्योंकि जब जरूरत पड़ेगी वो लोग आपके काम में आएंगे और आपकी मदद करेंगे। अगर आपको किसी चीज की कमी है तो आप क्या कर सकते हैं, इस उनसे मदद लेकर जो भी नए अवसर है उनको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो इसलिए सामाजिक पूंजी भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तीनों पूंजियां भी आपस में जुड़ी हुई होती हैं। तो अगर हम देखें तो ये तीनों पूंजियां आपको हमेशा जुड़ी ही मिलेंगी। जिनके पास ये तीनों पूंजियां हैं वो हमेशा आपको संपन्न ही दिखाई देंगे। उदाहरण के तौर पर अगर किसी के पास अच्छी शिक्षा यानी सांस्कृतिक पूंजी है तो उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। सिंपल सी बात है, कोई अच्छा पढ़ा लिखा है तो क्या करेगा, उसे अच्छी नौकरी मिलेगी। और अगर उसे अच्छी नौकरी मिलेगी तो क्या होगी, उसकी आर्थिक पूंजी क्या होगी, वो मजबूत होगी, मिल सकती है। अगर किसी के पास अच्छे संपर्क, सामाजिक पूंजी है तो उसे अवसर और मदद, आर्थिक या सांस्कृतिक पूंजी मिल जाएगी, आराम से मिल सकती है। यानी ये तीनों चीजें क्या है, आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर आपके पास क्या है, अच्छी शिक्षा है तो आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी होगी, समाज में अच्छा दर्जा मिल जाएगा। वहीं अगर आपके पास क्या है, सामाजिक पूंजी है, आपके व्यवहार अच्छा है और आप लोगों को जानते हैं, लोग आपको जानते हैं, तो क्या होगा, आपको अवसर मिलेंगे। और जब आपको अवसर मिलेंगे तो आप क्या होंगे, अपना आर्थिक विकास कर लेंगे, ठीक है, और समाज में क्या होगा, आपकी स्थिति जो होगी काफी अच्छी हो जाएगी। तो इसलिए कह सकते हैं ये तीनों पूंजियां जो हैं वो आपस में जुड़ी हुई हैं। सामाजिक स्त्रीकरण के सिद्धांत। सामाजिक स्त्रीकरण क्या है, तो देखिए समाज में हमेशा से आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, स्त्रीकरण देखने को मिलेगा ही। यानी समाज कभी भी एक जैसा नहीं रहा है, उसमें हमेशा कुछ ना कुछ बदलाव होते रहे हैं। कभी आपको वर्ण के आधार पर देखने को मिलेगा भाई कि असमानता देखने को मिलती थी। अगर हम ऋग्वैदिक काल की बात करें तो उस समय क्या था भाई, वर्ण व्यवस्था बना दी गई थी। तो वहां पर भी क्या था, समाज को जो था वो 3 वर्गों में बांट दिया गया था और 4 वर्गों में बांट दिया गया था। आज भी अगर हम देखते हैं तो समाज में आपको स्त्रीकरण देखने को मिल जाता है। तो यह व्यक्तिगत विभिन्नताओं का परिणाम नहीं बल्कि समाज की स्थायी विशेषता है। यानी जब हम सामाजिक स्त्रीकरण की बात करते हैं, उसके सिद्धांत की बात करते हैं कि भाई समाज में आपको भेदभाव या अलग दर्जे के लोग क्यों दिखाई देते हैं, तो इसका सबसे मेन कारण है समाज की स्थायी विशेषता। यानी समाज की विशेषता ही हमेशा से रही है। समाज को हमेशा से क्या किया गया है, वर्गों में बांट दिया गया है। यह पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहा। जैसे बच्चों को माता पिता की सामाजिक स्थिति मिलती है तो ये हमेशा से क्या रहा, पीढ़ी दर पीढ़ी चलता ही रहा। इसलिए ये व्यवस्था आज भी आपको देखने को मिलती है। इसे समाज में विचारधारा या धर्म के आधार पर नियोजित ठहराया गया, जैसे जाति में शुद्धता और अशुद्धता। और इसे सामाजिक विचारधारा के द्वारा भाई कहा गया कि ये जो स्त्रीकरण है ये जरूरी है। यानी समाज में जो भेद है वो करना जरूरी है, क्योंकि अगर समाज तभी सही से काम करेगा जब समाज में क्या होगा, विभिन्नताएं होंगी। यानी हर वर्ग को अलग कैटेगराइज करके उनके आधार पर अगर उनको काम दिया जाएगा तभी व्यवस्था अच्छे से चलेगी, ठीक है। तो इसीलिए ये चीज जो थी वो क्या हुई, धर्म के द्वारा नियोजित ठहराई गई कि भाई कि धर्म ग्रंथों में ये लिखा हुआ है कि ये जरूरी है तभी समाज अच्छे से चलेगा। तो उसको क्या दिया गया, एक तरह से आधार दिया गया, धार्मिक आधार दिया गया कि भाई ये चीज रहेगी तभी समाज सही रहेगा। तो इसलिए अगर हम देखें तो सामाजिक स्त्रीकरण जो था वो भारतीय समाज में हमेशा से आपको देखने को मिलेगा और आज भी वो चलता चला आ रहा है। पूर्वाग्रह और भेदभाव। अब देखिए ये दो शब्द जो हैं वो भी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ समाज में ऐसी मान्यताएं बनाई गई हैं जिनकी वजह से समाज में आपको हमेशा विषमता देखने को मिलेगी ही। पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह क्या होता है, किसी समूह के प्रति बिना अनुभव या तथ्यों के बनी धारणा। यानी शुरू से कुछ धारणाएं बना ली गई हैं कुछ समूहों के लिए जो आज तक चली आ रही हैं, तो इसे क्या कहा जाता है, पूर्वाग्रह। यानी पहले से ये मान्यता बना ली गई है कि भाई अगर ये इस जाति, इस धर्म का या फिर इस वर्ग का है तो इसका मतलब है कि ये ऐसा ही होगा।
यह अक्सर नकारात्मक होता है और ज्यादातर ये नकारात्मक रहता है, जैसे किसी जाति का आलसी होना कि भाई इस जाति का व्यक्ति जो होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं, आलसी होते हैं, किसी काम के नहीं होते, निकम्मे होते हैं, तो ऐसी अवधारणा बना ली जाती है। या किसी एक वर्ग को कह दिया जाता है भाई ये वर्ग जो है वो बहुत चालाक है, साथी है, इससे बच के रहना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, आपको बेच के खा जाएगा। तो ये मान्यताएं भी आपको देखने को मिलेगी। कुछ वर्ग आपको देखने को मिलेगा भाई कि ये वर्ग तो कायर है, ये कुछ कर ही नहीं सकता, ठीक है, ये हमेशा से ऐसे ही रहे हैं, इसीलिए इनके साथ भेदभाव होता रहा, इसलिए इनका शोषण हुआ है। तो ये सारी चीजें जो हैं पूर्वाग्रह कहलाती हैं, जब एक मान्यता बना ली जाती है और उसी मान्यता के आधार पर समाज जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। ठीक है, तो पूर्वाग्रह का जो है, पूर्वाग्रह जो है एक तरह से ये भी एक खतरनाक चीज है जिसने समाज में क्या किया, भेदभाव उत्पन्न किए। रूढ़िवाद धारणा, पूरे समूह को एक ही लक्षण से जोड़ देना। तो रूढ़िवाद यानी ये विचारधारा, रूढ़िवादी पुरानी विचारधाराएं होती हैं जिनको कह दिया जाता है भाई कि ये जो चीज है, यानी ये जो चीज है उनके में शुरू से चली आ रही है, यानी एक समूह के अंदर ये विचार जो हैं वो हमेशा से चले आते हैं और ऐसे ही बने रहेंगे, तो ये एक विचारधारा होती है। तो एक ही लक्षण से जोड़ दिया जाता है, इससे व्यक्तिगत अंतर या परिस्थितियां नजरअंदाज कर दी जाती हैं। यानी व्यक्ति की एक व्यक्ति को एक विचार के आधार पर परिवर्तित कर दिया जाता है कि भाई ये ऐसा है और ऐसा ही रहेगा, इसलिए उसमें अंदर जो भी अंतर या परिस्थितियां होती हैं वो कभी भी कामयाब नहीं होती, उनको हमेशा क्या किया जाता है, नजरअंदाज किया जाता है। तो उसी विचार के आधार पर जो व्यवस्था है वो चलती रहती है। भेदभाव क्या है, जब किसी व्यक्ति समूह के साथ उनकी पहचान के आधार पर व्यवहार में फर्क किया जाता है। तो भेदभाव क्या होता है भाई, एक व्यक्ति को उसके धर्म, उसके जाति, उसके लिंग के आधार पर जब भेदभाव किया जब उसको क्या किया जाता है, आधार पर व्यवहार में फर्क किया जाता है, तो उसे ही क्या कहते हैं, भेदभाव। क्या भाई, अगर ऊंची जाति का तो हमारे साथ बैठेगा, नीची जाति का तो हमारे साथ नहीं बैठेगा, तो ये सारे क्या है, ये सारे भेदभाव ही तो हैं। अब ये भेदभाव किसके आधार पर हो सकते हैं, लिंग के आधार पर हो सकते हैं कि भाई महिला पुरुष की एक जैसे नहीं हो सकते, उनका अलग कर्तव्य है, पुरुषों का अलग है, महिलाओं का अलग है, दोनों को साथ में लेकर नहीं चला जा सकता, ये भी भेदभाव है। जाति के आधार पर भाई कि तुम निम्न जाति को, उच्च जाति को, तुम्हारे साथ हमारे साथ खान पीन नहीं हो सकता, तुम हमारे यहाँ आ नहीं सकते, हम तुम्हारे यहाँ जा नहीं सकते, तो ये भी क्या है, भेदभाव ही है। धर्म के आधार पर कि भाई एक धर्म विशेष का जो व्यक्ति है वो हमारे धार्मिक क्रियाकलापों को फॉलो नहीं करता, तो हमारे जो है मतभेद उसके साथ रहेंगे, या हो सकता है कई बार सांप्रदायिक लड़ाइयां वगैरह भी हो जाती हैं, तो ये सारे भेदभाव आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो धर्म आदि के आधार पर नौकरी या शिक्षा से वंचित कर देना। और कई बार क्या होता है कि इन आधारों पर जो है लोगों को उस चीज को नहीं दिया जाता, कहा जाता है, जैसे मान लीजिए कई ऐसे पोस्ट होते हैं जिसपे कहा जाता है भाई इस पोस्ट पे सिर्फ उच्च जाति के लोग काम करेंगे, निम्न जाति के नहीं करेंगे, तो भेदभाव हो जाता है। कई बार शिक्षा भी नहीं दी जाती है कि भाई ये जो शिक्षाएं हैं ये कौन ले सकते हैं, सिर्फ एक विशेष वर्ग के लोग ले सकते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं भेदभाव का क्या बनती हैं, कारण बनती हैं। सामाजिक अपवर्जन या बहिष्कार क्या होता है, तो सामाजिक बहिष्कार समझते हैं पहले। तो सामाजिक बहिष्कार वे तरीके हैं जिनसे किसी व्यक्ति या समूह को समाज में पूरी तरह से शामिल होने से रोक दिया जाता है या अलग थलग कर दिया जाता है। यानी एक समाज के अंदर एक ऐसा समूह या एक ऐसा व्यक्ति जिसको कोई भी अगर कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है या कुछ भी किया जा रहा है तो उसको उसमें शामिल ना होने देना, उसके धर्म के आधार पर, उसके जाति के आधार पर या उसके लिंग के आधार पर, तो यही क्या होता है, बहिष्कार, यानी उसको व्यवस्था से बाहर कर देना। ठीक है, तो ये क्या होता है, बहिष्कार होता है, यानी अलग थलग कर देना किसी व्यक्ति को। बहिष्कार व्यक्ति को उन अवसरों से भी वंचित करता है जो समाज के अन्य लोगों को सहज रूप से मिलते हैं। यानी अगर उसको बहिष्कृत कर दिया गया तो भाई जो क्रियाकलाप आम लोग कर पा रहे हैं वो बहिष्कृत व्यक्ति नहीं कर पाता। ठीक है, यह सिर्फ रोटी कपड़ा मकान तक ही सीमित नहीं है, बल्कि शिक्षा, स्वास्थ्य, बैंक, न्याय, पुलिस आदि जरूरी सेवाओं तक पहुंच को भी प्रभावित करता है। यानी बहिष्कार अगर हम देखें तो सिर्फ जो है वो अवसरों से ही वंचित करना नहीं है, खान पान के आधार पर किसी को बहिष्कृत कर देना ही नहीं है, उसे हर जगह भेदभाव होगा। ठीक है, चाहे वो स्वास्थ्य संबंधी हो, चाहे अगर आप किसी बैंक में जा रहे हैं, जैसे आप देखेंगे अगर किसी बैंक में जाते हैं तो अमीर और गरीब के साथ कैसा व्यवहार किया जाता है आप वहां पे अच्छे से नोटिस कर सकते हैं। ठीक है, न्याय व्यवस्था या पुलिस व्यवस्था में भी आपको पता है क्या होता है, एक गरीब व्यक्ति के लिए न्याय क्या है और एक अमीर व्यक्ति के लिए न्यायिक प्रक्रिया क्या है, ये सब जानते ही हैं। ठीक है, तो इसलिए कहा जाता है कि भाई कि सामाजिक बहिष्कार का मतलब ये होता है कि जब किसी व्यक्ति को उसके धर्म, जाति, लिंग या आर्थिक आधार पर उसके साथ भेदभाव किया जाए या उसे बहिष्कृत कर दिया जाए। ठीक है, तो उसे कह सकते हैं कि भाई वो क्या है, सामाजिक भेदभाव ही तो है। यानी उसको एक मुख्य धारा से अलग कर देना, तो वो बहिष्कार की स्थिति में ही तो आ जाता है।
ये कोई आकस्मिक घटना नहीं होती बल्कि समाज की संरचनात्मक विशेषताओं से जुड़ी हुई है। तो कोई ये आज की चीज नहीं है, ये सदियों से चली आ रही है और आज भी निरंतर चलती जा रही है। ठीक है, तो ये कोई आज की नहीं बल्कि समाज की संरचनात्मक विशेषताओं में जुड़ी हुई है, यानी ये समाज में ही समाज में ही आपको ये सारी चीजें देखने को मिल जाएंगी। तो ये अलग व्यवस्था नहीं है। भारत में सामाजिक बहिष्कार, तो भारत में जाति, लिंग, धर्म आदि के आधार पर बहुत गहराई से मौजूद रहा है। इतिहास में इन भेदभावों के खिलाफ आंदोलन हुए, लेकिन आज भी पूर्वाग्रह और नए भेदभाव सामने आते रहते हैं। ठीक है, यानी ये नहीं कहा जा सकता कि भाई भारतीय समाज में आप देख रहे हैं शिक्षा का अच्छा प्रसार हुआ है, बहुत सारे नियम, कायदे, कानून बनाए गए हैं, तो भारत में ये चीजें कम हो गई हैं। तो भारत में प्राचीन काल से ये चीजें चली आ रही हैं और आज भी आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएंगी। कानून की सीमाएं, सिर्फ कानून बना देने से समाज में बदलाव नहीं आता। तो बहुत सारे कानून बनाए गए इन भेदभावों को खत्म करने के लिए, लेकिन क्या कानून बनाने से ये भेदभाव खत्म हो गए? नहीं, आज भी हमें देखने को मिलता है ये भेदभाव होते रहते हैं। और अगर इन भेदभावों को कम करना है या खत्म करना है तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? जागरूकता फैलाना जरूरी है, लोगों को जागरूक करना जरूरी है, संवेदनशील होना जरूरी है और सतत सामाजिक प्रयास भी बहुत जरूरी है। यानी लोगों को जागरूक होना चाहिए, लोगों को दूसरे की संवेदनाओं को समझना चाहिए, लोगों के प्रति संवेदनशील होना चाहिए। यानी कि अगर किसी के साथ भेदभाव हो रहा है तो उसके खिलाफ लोगों को क्या करना चाहिए? आगे आना चाहिए। ठीक है, तभी सतत सामाजिक प्रयास करेंगे, तभी ये सारी चीजें जो होंगी वो खत्म हो सकती हैं। उपनिवेशवाद और भेदभाव की समझ, तो देखिए भारत में तो हमेशा से भेदभाव रहा है, लेकिन भारतीयों को जो निम्न जाति के लोग थे उन्होंने तो हमेशा से भेदभाव देखा था, लेकिन भेदभाव की असली समझ जो अभिजात वर्ग थे तब आई उन्हें समझ, जब भारत के अंदर उपनिवेशवाद आया। कैसे? जब अभिजात भारतीयों को ब्रिटिश शासन के समय भेदभाव का सामना करना पड़ा, तब उन्हें भी इसकी वास्तविकता का एहसास हुआ। यानी जो भेदभाव अभिजात वर्ग हमारे यहाँ निम्न जाति के लोगों से या निम्न वर्ग के लोगों से कर रहे थे, जब ब्रिटिशर्स आए उन्होंने यहाँ पर वही सब चीजें किसके साथ करी? अभिजात वर्ग के साथ करी। तब उनको, बहुत सारे लोगों को समझ में आया कि भाई हम जिस तरह से इनका शोषण करते आ रहे हैं, अंग्रेज सेम वैसे ही हमारा शोषण कर रहे हैं। तब उनको ये चीज समझ में आई कि भाई भेदभाव जो है वो खतरनाक चीज है, किसी के साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो ये समझ जो थी उनको फिर धीरे धीरे ये समझ आई और उसके बाद लोगों ने ऐसा प्रयास किया कि भाई इस चीज को खत्म किया जाए। इससे समाज में सुधार आंदोलनों को प्रेरणा मिली। तो उसके बाद भारत के अंदर आपको देखने को मिलता है ब्रिटिश के खिलाफ तो आंदोलन चले ही, साथ में आपको ये भी देखने को मिलेगा भारत के अंदर भी सामाजिक सुधार बहुत सारे आपको देखने को मिल जाएंगे। जाति एक भेदभाव पूर्ण व्यवस्था, जब हम कास्ट सिस्टम की बात करते हैं तो आपने पहले ही समझा, पहले चैप्टर में हमने बात करी थी भाई कास्ट सिस्टम जो रहा है वो हमेशा से क्या रहा है? भेदभावपूर्ण व्यवस्था रहा है। यानी कुछ लोगों को ऐसा शोषित किया गया कि भाई वो समाज की मुख्य धारा से ही अलग हो गए। उन्होंने अपनी जीवन शैली में ये मान लिया कि भाई हम निम्न जाति के और हमारे लिए यही काम है, और वो शोषण का शिकार होते रहे और उन्होंने उनके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाई। तो ये चीज जो थी हमेशा से भारत के अंदर चलती रही, लेकिन समय के साथ जब परिवर्तन आया तो इन सब चीजों को धीरे धीरे क्या किया गया? खत्म करने का प्रयास किया गया। तो क्या है जाति व्यवस्था? तो जन्म पर आधारित एक सामाजिक व्यवस्था थी। ये किस जाति में जन्म लिया वही तय करता था कौन सा काम मिलेगा और समाज में कितनी इज्जत मिलेगी। यह व्यवस्था भेदभाव, शोषण और बहिष्कार को न्याय संगत ठहराती थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि हमारे यहाँ इसको न्याय संगत ठहराया गया कि भाई जिसका जो काम है वही करेगा, जन्म के आधार पर विभाजित कर दिया गया, और अगर इन कामों को कोई नहीं करेगा तो उनके खिलाफ सख्त कदम लिए जाएंगे। ठीक है, और उन लोगों ने भी, यानी जाति व्यवस्था को, जो जाति व्यवस्था से जूझ रहे थे उन लोगों ने भी क्या मान लिया था कि भाई ये जो है हमारे नसीब में है और ये ऐसे ही चलता रहेगा। उन्होंने उसके खिलाफ कुछ प्रयास भी नहीं किए। ये सदियों तक निरंतर ये चीज चलती ही रही। तो जाति व्यवस्था भारत के अंदर हमेशा से रही। भेदभाव, शोषण और बहिष्कार जो था यहाँ पे न्याय संगत हो चुका था, लोग इसके खिलाफ भी नहीं बोलते थे। व्यवसाय और जाति का रिश्ता, हर जाति का एक तय पेशा होता था, जैसे ब्राह्मण पूजा और शूद्र सेवा। ठीक है, तो ये वर्ण व्यवस्था के अंदर आपने समझा ही था कि ब्राह्मणों का काम था पूजा करना और शूद्र का काम था सेवा करना, और कठोरता से इसको लागू कर दिया गया था। जाति बदलना नहीं, काम बदलना भी मुश्किल था। यानी कोई जाति नहीं बदल सकता था क्योंकि ये तो जन्म पे आधारित थी। साथ ही अगर कोई ये सोचे भाई कि दूसरी जाति का व्यक्ति कोई और काम कर ले तो वो भी मुश्किल था। ठीक है ना, क्यों? क्योंकि समाज से बहिष्कृत तक कर दिया जाता था ऐसे व्यक्ति को। व्यक्ति के पास कोई विकल्प नहीं होता था। इतने कठोरता से ये नियम लागू किए गए थे कि उनके पास कोई विकल्प भी नहीं था। वो उसी परंपरा में जीने को मजबूर थे, उसी समाज में वो रह रहे थे।
जातियों का दर्जा और सामाजिक क्रम। हर जाति की एक सामाजिक हायरार्की होती थी, यानी ऊंच नीच थी। जैसे ब्राह्मणों की बात करी, ब्राह्मण धार्मिक रूप से सबसे ऊंचे थे, लेकिन धन जमा नहीं कर सकते थे। तो इनमें भी कुछ व्यवस्थाएं बनाई गई थी कि जो भाई ब्राह्मण होंगे वो उच्च पद तो दिया गया, लेकिन उनको धन संग्रह की इजाजत नहीं थी। वो लोग क्या करते थे, पूजा पाठ या ये सारी चीजें करते थे, दान वगैरह लेते थे, लेकिन वो क्या करते थे, वो लोगों की भलाई के लिए करते थे। तो इस तरह के प्रावधान उस टाइम थे। राजा ताकतवर, लेकिन धार्मिक मामलों में ब्राह्मण के अधीन होता था। ठीक है, राजा जो था वो ताकतवर था, लेकिन उसे कोई भी काम करने के लिए सबसे पहले किससे इजाजत लेनी पड़ती थी, ब्राह्मणों से लेनी पड़ती थी। ठीक है, तो ऐसे ही व्यवस्था नहीं, जातियों का दर्जा जो था वो सामाजिक क्रम पर आधारित था। ऐसे वैश्य जो थे उनका काम क्या था, व्यवसाय करना था, और वो क्या करते थे, राजा को कर देते थे। ठीक है, तो ये भी क्या थी, व्यवस्था का नियम था। और शूद्र थे, उनका काम सेवा था, वो निम्न दर्जे के सारे काम किया करते थे। यानी धर्म और सत्ता के बीच संतुलन था, यानी धर्म और सत्ता, यानी ब्राह्मण और राजा ने क्या कर रखा था, एक संतुलन बना रखा था कि भाई आप बताओगे समाज कैसे चलेगा और हम उसी हिसाब से समाज को चलाएंगे, ताकि इनकी हायरार्की यानी उनकी जो उच्च प्रतिष्ठा है वो हमेशा क्या रही, बने रहे। अगर इसके खिलाफ कोई जाए तो विशेष दंड का प्रावधान किया जाता था, ताकि समाज में जो है वो बदलाव ना आ सके और समाज को एक वर्ण व्यवस्था के आधार पर चलाया जा सके। जाति और आर्थिक स्थिति का गहरा संबंध है। ऊंची जाति का मतलब क्या था, ज्यादा पैसे वाले लोग होते थे। क्यों? क्योंकि वो अच्छा काम कर सकते थे, अच्छा व्यवसाय कर सकते थे, अच्छा टैक्स लेते थे, तो इसलिए हमेशा उनकी स्थिति जो थी वो ज्यादा पैसे वाली थी, तो स्थिति भी हमेशा ऊंची रही। निम्न जाति गरीब और वंचना के शिकार थे, क्योंकि निम्न दर्जे का काम कर रहे हैं तो उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तो वो हमेशा क्या रहे, नीची जाति के लोग हमेशा गरीबी की स्थिति में ही रहे। सामाजिक और आर्थिक असमानता का आपस में जुड़ी हुई थी। तो हमने देखा भाई समाज में जो था आर्थिक असमानता थी, यानी उच्च वर्ग के लोग जो थे वो अधिक पैसे वाले और निम्न वर्ग के लोग जो थे वो गरीब थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो ये व्यवस्था जो थी एक प्रतिष्ठा के आधार पर बना दी गई थी, जो निरंतर भारतीय समाज में चलती चली आ रही थी, और इन्हीं की वजह से समाज में आपको असमानता और विषमता देखने को मिलती है। आधुनिक बदलाव 19वीं सदी के बाद, तो उसके बाद आधुनिक बदलाव हम देखते हैं कि भारतीय समाज में आधुनिक बदलाव किस तरह से आते हैं। अब जाति और काम का रिश्ता उतना सख्त नहीं रह गया था। तो जब ब्रिटिश शासन चल रहा था या ब्रिटिश शासन जब शुरू हुआ, तो उस समय बहुत सारे जब ब्रिटिश आए तो उन्होंने क्या किया भाई, उन लोगों को भी वो काम दिया जिनको सामाजिक दर्जे में वो काम नहीं मिला, निम्न जाति लोगों को भी काम दिए, उच्च जाति लोगों को भी काम दिए। तो ये जो चीज था, जो जाति और काम का रिश्ता था, वो अब धीरे धीरे क्या हुआ, कमजोर होने लग गया, उतना सख्त नहीं रह गया। आज हर जाति में अमीर और गरीब दोनों शामिल होने लग गए थे। क्यों? क्योंकि जो भाई निम्न जाति के लोग थे उनको अच्छा काम मिला, अच्छे पैसे कमाए, तो उनकी भी जो आर्थिक स्थिति थी वो धीरे धीरे सुधरने लगी। पर जाति और वर्ग का रिश्ता पूरी तरह टूटा नहीं, लेकिन ये आज भी हमें देखने को मिलता है, ये पूरी तरह से टूटा नहीं था। आज की हकीकत, अब हम अगर 21वीं शताब्दी की बात करते हैं तो क्या देखने को मिलता है हमें, ऊंचे पदों, ताकत और संसाधनों पर ज्यादातर उच्च जातियां हैं। तो आपको आज भी देखने को मिलेगा भाई कि जो उच्च पद हैं वो ताकतवर लोगों के हाथ में है। क्यों? क्योंकि उनके पास पैसा है, वो अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं, ठीक है ना, अच्छे मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन गरीब के पास इतने पैसे नहीं होते कि भाई वो क्या कर सके, उन संसाधनों का इस्तेमाल करके अच्छी शिक्षा ग्रहण कर सके, ठीक है ना, कंपटीशन की तैयारी करके उस रैंक पर पहुंच सके। तो बहुत कम ऐसे आपको देखने को मिलेंगे जो लोग जो होते हैं एक अच्छे ऊंचे पद पर पहुंच पाते हैं, गरीब, ठीक, क्योंकि संसाधनों की कमी है। जबकि अमीर लोग ज्यादातर आपको देखने को मिल जाएंगे भाई वो उच्च पद पर है, क्योंकि उनके पास सारे संसाधन है और उन संसाधनों का इस्तेमाल करके वो उस पोस्ट तक पहुंच सकते हैं। वंचित, गरीब और पिछड़े वर्गों में ज्यादातर तथाकथित नीची जातियां हैं। तो आज भी अगर आप देखेंगे तो वंचित और गरीब वर्गों में ज्यादातर आपको पिछड़ी, वंचित, ठीक है ना, और निम्न दर्जे के जो जातियां हैं वो लोग ही आपको देखने को मिलते हैं। बदलाव हुए हैं लेकिन असमानता अब भी जिंदा है। तो बहुत सारे बदलाव आए, हमारे यहाँ संविधान बनाया गया, संविधान में बहुत सारे प्रावधान किए गए, लोगों को बहुत सारे अधिकार दिए गए, लेकिन आज भी अगर देखा जाए जमीनी स्तर पर तो वो चीज उतनी सफल नहीं हो पाई है जितनी होनी चाहिए। ठीक है, कुछ सुधार हुआ है, लेकिन ये नहीं कह सकते कि बहुत ज्यादा सुधार हुआ है। आज भी बहुत सारी कमियां आपको देखने को मिल जाएंगी। अस्पृश्यता एक सामाजिक कलंक जिसे आमतौर पर छुआछूत भी कहा जाता है। तो हमारे यहाँ एक व्यवस्था रही हमेशा से अस्पृश्यता या छुआछूत जिसे कहा जाता है, जिसने क्या किया, समाज में बहुत ही ज्यादा कह सकते हैं विषमता उत्पन्न करी, या कह सकते हैं एक तबके को पूरी तरह से समाज से बहिष्कृत कर दिया गया था।
तो अस्पृश्यता का मतलब क्या है? इसे धार्मिक शुद्धता अशुद्धता के आधार पर सही ठहराया गया। तो हमारे यहाँ जो धार्मिक व्यवस्था थी उसके अंदर कहा गया कि भाई जो निम्न दर्जे के काम कर रहे हैं, मैले कुचैले काम कर रहे हैं, तो वो क्या है? वो अपवित्र हैं। तो इसलिए उनको क्या होना चाहिए? समाज की मुख्य धारा से अलग कर देना चाहिए, उन्हें बहिष्कृत कर देना चाहिए, उन्हें साथ में नहीं रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि वो हम लोगों को भी क्या कर देंगे? अपवित्र कर देंगे। तो ये धारणा जो थी वो किसका वो छुआछूत का जो था वो कारण बनी। अस्पृश्यता क्या है? ये जाति व्यवस्था का सबसे घृणित और अमानवीय पक्ष है। अछूत माने जाने वाले लोगों को इतना अशुद्ध माना जाता था कि उनके छूने भर से शुद्ध लोग अपवित्र हो जाते थे। ठीक है, तो यानी एक ऐसी व्यवस्था थी जिसका बहुत ही घृणित रूप हमको देखने को मिलता है, जहां एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को छू दे तो वो अशुद्ध हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या रही भारत के, अगर समाज की बात करें तो। सामाजिक बहिष्कार के रूप में अगर देखें तो अछूत जातियां जाति व्यवस्था के बाहर मानी जाती थी, यानी इनको क्या कर दिया गया? इनको जाति व्यवस्था के बाहर ही कर दिया गया है। तो बाहर यहाँ व्यवस्था थी, 4 वर्ण थे, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, लेकिन अस्पृश्यों को तो बिल्कुल जाति व्यवस्था से ही बाहर कर दिया गया कि भाई तुम उस समाज में ही नहीं रह सकते, तुम्हारे लिए अलग समाज है, अगर तुम हमारे समाज में आओगे तो हमारे समाज को भी क्या कर दोगे? दूषित कर दोगे। उनका कोई सामाजिक दर्जा नहीं होता था, ठीक है, उनको समाज में कोई दर्जा नहीं दिया गया। उनके लिए कड़े सामाजिक प्रतिबंध होते थे, यानी उनके लिए प्रतिबंध लगाए गए कि भाई तुम रात में निकलोगे, तुम दिन में नहीं निकलोगे, तुम किसी को छुओगे नहीं, और अगर तुम्हें आना और जाना है तो तुम्हें पहले सूचित किया जाएगा ताकि लोग तुम्हें देखने का पाप ना कर लें और अशुद्ध ना हो जाएं। यानी इतने कड़े नियम तक बनाए गए थे और उनको इस तरह से समाज से बहिष्कृत किया गया था। तो एक बड़ी समस्या रही भारत के अंदर ये। जैसे सार्वजनिक कुएं मंदिर त्योहारों से दूर रखा जाता था, अगर कुछ एग्जाम्पल देखें तो उन्हें सार्वजनिक कुएं हो गए, मंदिर त्योहारों से दूर रखा जाता था। उनके लिए अलग स्कूल, पानी के स्रोत, रहन सहन, तो ये सारी चीजें देखने को मिलेगी। पूजा उत्सव समारोहों में भाग लेने की मनाही थी। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो इनके साथ बहुत ही ज्यादा सामाजिक भेदभाव किए जाते थे। अस्पृश्यों के 3 मुख्य आयाम थे, अस्पृश्यता के 3 आयाम थे। सबसे पहला जो था बहिष्कार, यानी समाज से अलग थलग कर देना, अनादर, मान सम्मान छीन लेना, शोषण, मुक्त मजदूरी, संपत्ति छीनना, बेहद कम मजदूरी, यानी इनका शोषण भी होता था। एक तो बहिष्कृत, तो समाज में दर्जा नहीं दिया गया। दूसरा, उनका कभी सम्मान नहीं किया गया, हमेशा घृणित दृष्टि से देखा गया। तीसरा, हमेशा शोषण किया गया, मुफ्त में मजदूरी कराई जाती थी, मारा पीटा जाता था। उनके पास जो भी संपत्ति होती थी कभी भी उनको संपत्ति का दर्जा नहीं दिया गया, संपत्तियां उनकी छीन ली गई। अगर उन्हें काम करवाने के लिए कुछ देना भी था तो बेहद कम मजदूरी दी जाती थी। ठीक है, यानी बहुत शोषणकारी नीति थी इनके लिए। क्षेत्रीय रूप और गहराई, अस्पृश्यता पूरे भारत में फैली थी लेकिन हर क्षेत्र में अलग रूपों में दिखती है। दक्षिण भारत में छाया से अशुद्धि मानी जाती थी, यानी अगर दक्षिण भारत की बात करें तो हाँ, अस्पृश्यता को इतनी हीन दृष्टि से देखा जाता था कि अगर उनकी परछाई भी किसी व्यक्ति पर पड़ जाए तो ये माना जाता था वो व्यक्ति जो है वो अपवित्र हो जाएगा। और उनके लिए भी कठोर नियम थे कि भाई अगर किसी की छाया किसी पर पड़ गई तो उनके साथ बहुत शोषणकारी व्यवहार किया जाता था, अगर किसी अशुद्ध व्यक्ति की किसी व्यक्ति के ऊपर छाया पड़ जाती थी। तो नाम और पहचान का संघर्ष, पहले इन जातियों को अपमानजनक नामों से बुलाया जाता था जो आज भी गाली के रूप में देखी जाती है। तो आप लोग समझते ही होंगे, आप लोगों ने समाज में भी देखा ही होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो किसी के जाति सूचक शब्द का इस्तेमाल करके उनको हीन दृष्टि से देखते हैं। ठीक है, यार उनको क्या करते हैं, एक तरह से गाली देने का काम करते हैं। उनके लिए सोचते हैं भाई ये जो शब्द है वो गाली के रूप में है, यानी उनको घृणित दृष्टि से देखा जाता है। तो ये एक समस्या भारतीय समाज में आपको देखने को मिल जाती है। आज भी बहुत जगह ये सब चीजें देखने को मिलती है, ग्रामीण स्तर पर आज भी ये चीजें जो हैं आपको देखने को मिल जाएंगी। महात्मा गांधी ने इन्हें हरिजन भगवान के बच्चे कहा। तो जब इनमें बदलाव की बात आई भाई, जब हमारे यहाँ जो विचारक थे, जो समाज सुधारक थे, तो उनको लगा भाई कि समाज सबके लिए एक समान होना चाहिए। अगर हमारा समाज में ही विषमताएं हैं तो हम बाहरी ताकतों से कैसे लड़ेंगे। तो इसलिए गांधी जी ने उनको, हरिजनों को, यानी जिनका शोषण हो रहा था, उनको क्या कहा, भाई आप दलित नहीं, आप जो है वो अछूत नहीं है बल्कि आप हरिजन हैं। किसके? भगवान के बच्चे हैं आप। बाद में खुद इन समुदायों ने अपने लिए दलित शब्द चुना जिसका अर्थ है पैरों से कुचले गए। लेकिन उन लोगों को लगा भाई सिर्फ ये कह देने से कि हम हमारे साथ अच्छा व्यवहार होगा, ऐसा नहीं है, हमें क्या करना पड़ेगा, अपने अधिकारों के लिए खुद लड़ना पड़ेगा। तो उन्होंने लिए अपने समुदाय के लिए एक शब्द दिया दलित, और इसका अर्थ होता था पैरों से कुचलना, कुचले गए, यानी हमें सदियों से पैरों तले कुचला गया है, लेकिन अब हम ये चीज नहीं सहेंगे और हम क्या करेंगे, अपनी स्थिति को सुधारेंगे।
दलित शब्द संघर्ष से जुड़ाव, यानी ये जो शब्द दिया गया ये एक तरह से क्या था कि भाई सब लोग जब ये शब्द सुनेंगे तो क्या उनको ये महसूस होगा ना भाई कि हमें पैरों से कुचला गया और अब हम और ज्यादा इस चीज को नहीं अपनाएंगे, ठीक है। तो इसलिए ये क्या बना, एक संघर्ष का कारण बना, ठीक है ना। तो लोगों ने इसे किससे जोड़ा, संघर्ष से जोड़ दिया। 1970 के दशक में दलित पैंथर्स नामक संगठन ने इस शब्द को अपनाया। यह शब्द अब सम्मान और संघर्ष की पहचान बन चुका। तो सबसे पहले एक दलित पैंथर्स जो एक ग्रुप आता है जो अपने अधिकारों के लड़ने की बात करता है। युवा लोग थे, पढ़े लिखे लोग थे जो अपने अधिकारों को समझ रहे थे और उन्होंने कहा भाई अगर हम अपने अधिकारों को नहीं लेंगे तो फिर क्या फायदा हमारे पढ़ने और लिखने का और हमारी शिक्षा का। तो उन्होंने पढ़ा लिखा समझा कानून को और उसके बाद अपने लिए क्या किया, उन्होंने सम्मान और संघर्ष का जो है वो रास्ता चुना कि भाई हम भी इस देश के अंदर संविधान में हमें भी दर्जा और हम उस दर्जे को पाके रहेंगे। तो उन्होंने क्या किया, अपने सम्मान के लिए उन्होंने संघर्ष किया। भले ही अंबेडकर ने इसे नहीं गढ़ा लेकिन उनका दर्शन इस शब्द में समाया हुआ था। तो ये चीज आपको भीमराव अंबेडकर के जो कथन थे उनमें भी देखने को मिलता है। तो उन्होंने इस बेशक से इस शब्द ना दिया हो लेकिन उनका जो दर्शन था, जो उनके भाव थे, उनसे भी जो युवा थे बहुत प्रेरित थे। उनको पता था भाई कि अगर सम्मान पाना है तो क्या करना पड़ेगा। तो उन्होंने भी काफी संघर्ष किया इस चीज के लिए, ठीक है। अब भारत के अंदर देखते हैं गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत क्या है। अगर 2011-12 देखें तो भारत के अंदर आप देखेंगे भाई सामाजिक विषमता जो है वो जाति के आधार पर भी दिखाई दी जाएगी आपको, ठीक है। जैसे अगर हम अनुसूचित जनजातियों की बात करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा ग्रामीण भारत में जो 816 रुपए या कम प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय करते हैं, यानी जिनके जो है व्यक्ति हैं जो 816 रुपए प्रति व्यक्ति माह भी नहीं खर्च कर पाते हैं। तो सबसे देखिए सबसे ज्यादा आबादी किसकी, अनुसूचित जनजातियों की। 45.3% जो लोग हैं जिनके पास क्या है 816 रुपए या कम प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय कर पाते हैं, इतने लोग आपको मिलेंगे। अनुसूचित जातियों में आपको 31.5%, पिछड़े वर्ग में आपको 26.7, अन्य जातियां जो है 15.5, ठीक है। अगर मुस्लिमों की बात करते हैं तो 26.9 है, हिंदू जो है 25.1 है, ईसाई जो है 22.3 है और सिख जो है 0.62 और सभी समूहों की बात करें तो 25.4, ठीक है। तो ये ग्रामीण भारत की बात है कि प्रति व्यक्ति प्रति माह जो व्यय कर पाते हैं कितना, 816 रुपए। वहीं जब हम नगरीय भारत में बात करते हैं जो 1000 रुपए या कम प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय करते हैं तो इसमें भी आपको देखने को देखिए अनुसूचित जातियां जो 24% दिखेंगी, ठीक है। और उसके बाद अनुसूचित जनजाति, यानी अगर आप देखें तो आर्थिक रूप से पिछड़े हुए लोग भी आपको अनुसूचित जनजाति या अनुसूचित जातियां या अन्य पिछड़ा वर्ग ही आपको देखने को मिलेगा। वहीं जब हम समृद्ध जनसंख्या का प्रतिशत देखते हैं 1999-2000 का तो यहाँ पे भी आपको क्या देखने को मिलेगा, देखिए आप अनुसूचित जातियां जो हैं वो क्या हैं, जो ग्रामीण भारत में 1000 रुपए कम या अधिक प्रति व्यक्ति प्रति माह व्यय करती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी आपको देखिए इनकी संख्या दिखने को मिल रही है कम। अनुसूचित जातियां 1.7 है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा अलग अलग जातियां भी देख सकते हैं आप, ठीक है। और यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा सिख जो अच्छी आबादी है क्योंकि अच्छे क्षेत्र में रहते हैं और वहाँ पे जो संसाधन काफी अच्छे, खेती वगैरह अच्छी होती है, तो ये लोग आपको वहाँ पे समृद्ध देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। वहीं जब नगरीय भारत की बात करते हैं तो यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नगरीय भारत 2000 रुपए या अधिक प्रति व्यक्ति प्रति माह जो खर्च करते हैं तो यहाँ पे आप देखिए अनुसूचित जातियां 1.8 है, ठीक है। अनुसूचित जातियां 0.8 है, ठीक है। पिछड़ा वर्ग 1.6 हो गया। तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा, ये आबादी जो है वो ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आपको एक डेटा जो दिखाती हैं कि भाई आर्थिक स्थिति किस तरह से जाति आधारित भी रही है और किस तरह से ये लोग जो हैं आर्थिक स्थिति के आधार पर भी भेदभाव हुआ है इनके साथ। क्यों? क्योंकि समाज में अगर भेदभाव होगा तो आर्थिक स्थिति भी उनकी क्या होगी, कम ही रहेगी। जातियों और जनजातियों के प्रति भेदभाव मिटाने के लिए राज्य और संगठनों द्वारा उठाए गए कदम। तो राज्यों ने क्या किया है, तो ऐतिहासिक पहल की बात करते हैं 1935 में ब्रिटिश सरकार ने पहली बार अनुसूचित जातियों और जनजातियों की सूची तैयार की। स्वतंत्रता के बाद इन वर्गों के लिए विशेष नीतियां और कार्यक्रम जारी रखे गए और कई नई योजनाएं जोड़ी गई, ठीक है। तो बाद में एक ऐतिहासिक फैसले लिए गए भाई कि इनका भी कुछ सामाजिक दर्जा होना चाहिए, इनको भी आर्थिक रूप से सक्षम बनाना है, तो इनके लिए भी क्या करना पड़ेगा, विशेष प्रावधान करने पड़ेंगे। तो इनके लिए भी क्या किया गया, कुछ नियम कायदे बनाए गए ताकि इनको भी मुख्य धारा में लाया जा सके। आरक्षण व्यवस्था करी गई। भेदभाव से हुए नुकसान की भरपाई के लिए आरक्षण नीति लागू की गई। इसमें शिक्षा हो गई, नौकरियां हो गई, संसद विधानसभाओं में सीटें आरक्षित की गई। क्यों कहा गया भाई, आपका बहुत सारे लोग थे जिन्होंने संविधान में ये आवाज उठाई थी कि भाई हमेशा से क्या किया गया है, इनका शोषण किया गया है, तो इनको अगर मुख्य धारा में लाना है, लोगों समाज में एक दर्जा देना है, तो पहले इनको क्या करना पड़ेगा, बराबरी में लाना पड़ेगा। और बराबरी तभी मिलेगी जब इनको आरक्षण मिलेगा, ठीक है। तो आरक्षण की व्यवस्था करी गई भाई, शिक्षा में करी गई, नौकरियों में करी गई और संसद की विधानसभाओं में, ताकि ये भी क्या हो, समाज की मुख्य धारा के अंदर आ सके।
आरक्षण का अनुपात एससी एसटी की जनसंख्या के अनुपात के अनुसार तय किया गया कि भाई जितनी जनसंख्या है उसके एक अनुपात के अनुसार कुछ लोगों को जितने लोग हो सकेंगे उस अनुपात में उनको क्या दिया जाएगा, आरक्षण दिया जाएगा। 1990 के दशक में ओबीसी अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए भी आरक्षण की व्यवस्था करी गई। फिर बाद में एक ओबीसी वर्ग आता है, ये भी लोग पिछड़े थे, तो इनके लिए भी क्या गया, प्रावधान किया गया, इनको भी कुछ आरक्षण की बात रखी गई। अन्य सरकारी योजनाएं और कानून, कुछ योजनाएं विशेष रूप से एससी एसटी के लिए कुछ वरीयता अधिकार दिए गए, भाई कुछ विशेष अधिकार उनको दिए गए। जातीय भेदभाव और अस्पृश्यता को खत्म करने के लिए कई कानून बनाए गए कि भाई ये सारे भेदभाव जो है वो खत्म होने चाहिए, तो इनके लिए विशेष कानून बनाए गए। महत्वपूर्ण कानून, 1950 का जातीय निर्योग्यता निवारण अधिनियम, धर्म जाति बदलने से अधिकारों में कटौती नहीं होगी, तो ये तय किया गया भाई कि अगर कोई किसी धर्म और जाति में परिवर्तित होता है तो उसमें कोई उनके जो अधिकार है उसमें कोई कटौती नहीं करी जाएगी। 1950 का भारतीय संविधान अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता को अवैध घोषित कर दिया गया, यानी भारतीय संविधान में अनुच्छेद 17 के तहत जो अस्पृश्यता था, छुआछूत थी, जो भेदभाव था, उसको क्या कर दिया गया, अवैध, यानी अब ये मान्यता भारत के अंदर नहीं रहेगी, कोई भी किसी से अस्पृश्यता का व्यवहार नहीं करेगा। 1989 एससी एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम, हिंसा अपमान के खिलाफ कठोर दंड की व्यवस्था, यानी कोई भी अगर एससी और एसटी यानी निम्न जाति और जनजातियों के खिलाफ कोई भी शोषणकारी नीति करता है या उनके साथ गलत व्यवहार करता है तो उसके लिए भी क्या किया गया, कठोर दंड का प्रावधान किया गया। 2006 में 93वां संविधान संशोधन, उच्च शिक्षा में ओबीसी के आरक्षण को लागू किया गया, ठीक है, तो अन्य पिछड़ा वर्ग को भी आरक्षण दिया गया 2006 में। कानून के बावजूद चुनौतियां, तो ऐसा नहीं है भाई हमारे यहाँ कानून बना दिए गए तो कानून फॉलो हो रहे हैं और सब कुछ सही हो गया है, आज भी बहुत सारी चुनौतियां आपको देखने को मिलेगी। अकेले कानून पर्याप्त नहीं होते, आज भी दलित और आदिवासियों पर अत्याचार की खबरें आती रहती हैं, तो आप भी अगर आप देखेंगे न्यूज़ तो न्यूज़ में आपको ये चीज़ हमेशा देखने को मिल जाएगी कि आज भी उन लोगों का शोषण हो रहा है, आज भी उनके साथ भेदभाव हो रहा है, ठीक है, तो ये समस्याएं आज भी बनी हुई हैं। सामाजिक बदलाव के लिए जन जागरूकता और सक्रिय भागीदारी जरूरी है, तो इन सब चीज़ों को खत्म करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है लोगों को जागरूक करना और सबकी सक्रिय भागीदारी को बढ़ाना। दलितों का संघर्ष और सामाजिक आंदोलन, तो देखिए दलितों ने बहुत सारे संघर्ष किए। अगर हम स्वतंत्रता की बात करें तो ज्योतिबा फुले इन्होंने भी जो दलित थे उनके के लिए संघर्ष किया, काम किए, स्त्रियों की शिक्षा वगैरह के लिए काम किया। अंबेडकर हो गए, पेरियर हो गए, अयंकाली हो गए, तो इन लोगों ने क्या किया, दलितों की जो व्यवस्था थी उनको सुधारने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम किए थे। स्वतंत्रता की बात करें, बहुजन समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश तो एक राजनीतिक संगठन बना जिसने दलितों के उत्थान के लिए बहुत काम किया, ठीक है, ये कई बार सत्ता में भी रहे यूपी के अंदर। ये दलित संघर्ष समिति कर्नाटक में बनाई गई, इन्होंने भी दलितों के लिए संघर्ष किया, उनके जो भी अधिकार थे दिलाने के लिए तत्पर रहे हमेशा। दलित पैंथर्स महाराष्ट्र में, इन्होंने भी अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए बहुत सारे आंदोलन चलाए और बहुत सारे जो अधिकार थे वो दिलाए लोगों को। सांस्कृतिक योगदान, दलित लेखकों ने मराठी, कन्नड़, तमिल, तेलुगु और हिंदी में साहित्य योगदान दिया, तो इन्होंने बहुत सारे साहित्य लिखे ताकि लोगों को जागरूक कर सके और ये जो सामाजिक भेदभाव इनको खत्म किया जा सके। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी, अन्य पिछड़ा वर्ग का परिचय, तो अन्य पिछड़ा वर्ग क्या है, अस्पृश्यता समाज का सबसे स्पष्ट और व्यापक रूप था, लेकिन कुछ जातियां नीची मानी जाती थी, इन्हें अछूत नहीं माना जाता था, लेकिन भेदभाव बढ़ता जाता था। तो एक तो हमने देखा भाई जातीयता के आधार पर भेदभाव किया गया, ठीक है ना, बहुत ज्यादा भेदभाव था, शोषण था। तो ऐसा नहीं है कि भाई कि सिर्फ जो निम्न जातियां थी उनके साथ भी किया, कुछ ऐसी भी जातियां थी जिनका सामाजिक दर्जा थोड़ा ठीक था लेकिन फिर भी उनका भी शोषण किया गया, ठीक है। तो भारत के संविधान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए विशेष प्रावधान, तो वही जो भेदभाव बढ़ता गया जिन लोगों के लिए जो थे, बेशक से उनकी थोड़ी सामाजिक स्थिति थोड़ी सही थी, उनके साथ उतना भेदभाव नहीं हुआ, लेकिन वो आर्थिक रूप से क्या हुए, वो पिछड़ते चले गए। तो इसलिए भारतीय संविधान में ओबीसी के लिए भी विशेष प्रावधान की मांग की गई। अन्य पिछड़े वर्ग में जाति की पहचान जरूरी नहीं, लेकिन ये समाज में सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े होते हैं। तो ये नहीं था भाई कि थोड़े इनकी पहचान जो जाति के आधार पर इनकी समस्या नहीं थी, इनकी समाज थी भाई, समाज में ये थे काफ़ी पिछड़े हुए थे, इनको समाज में वो हैसियत नहीं थी, ये शिक्षित नहीं थे, इनके पास भी उतने संसाधन नहीं थे, ये भी गरीब थे, तो इसलिए इनके लिए भी, यानी ये भी समाज में एक अच्छी खासी जनसंख्या रखते थे, तो इसलिए इनके आरक्षण के लिए भी कुछ मांगे उठाई गई, ठीक है, और बाद में ओबीसी को भी आरक्षण के अंतर्गत लाया गया। अन्य पिछड़े वर्ग की परिभाषा अगर करें तो ओबीसी जातियां हैं जो ना तो ऊंची जातियों में आती हैं और ना ही दलितों में, अछूतों में। ये जातियां अन्य धर्मों में भी पाई जाती हैं और समान सामाजिक आर्थिक स्थिति का सामना करती हैं, ठीक है। तो ये निम्न जातियों में भी नहीं आती, उच्च जातियों में भी नहीं आती,
ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये होती है इनकी कि भाई इनको आर्थिक रूप से जो था, ये आर्थिक रूप से क्या थी, पिछड़ी हुई थी, ठीक है। और इनको समाज में आर्थिक स्थिति का हमेशा सामना करना पड़ा, आर्थिक स्थिति इनकी हमेशा से खराब रहती थी। राजनीतिक इतिहास की बात करें तो 1953 में काका कालेलकर आयोग ने ओबीसी के लिए विशेष उपाय सुझाए, लेकिन रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। तो एक 1953 में एक बारी ओबीसी के लिए बात चली थी, लेकिन फिर बाद में इसको ठंडे बस्ते में, यानी लगभग इसको खत्म कर दिया गया, इसको रख दिया गया, इस पर कोई बात नहीं हुई। लेकिन 1970 के दशक में बीपी मंडल आयोग ने फिर से ओबीसी के मुद्दे को उठाया, ठीक है। तो 1970 का जो दशक था उसमें ये बात रखी गई कि भाई ओबीसी को आरक्षण मिलना चाहिए, तो वीपी मंडल ने बात करी थी। बाद में 1990 में मंडल आयोग की रिपोर्ट लागू की गई, जिससे ओबीसी का मुद्दा राष्ट्रीय राजनीति में प्रमुख बना, और 1990 में ये मुद्दा बहुत ज्यादा प्रखर हुआ और बहुत ज्यादा उभर कर आया और बहुत ज्यादा इस पर राजनीति हुई। और उसी समय जो सरकार थी, उस सरकार ने ओबीसी के आरक्षण के लिए प्रावधानों की बात रखी। ओबीसी का राजनीतिक महत्व, 1990 के दशक में ओबीसी के आंदोलन तेज हुए और राष्ट्रीय राजनीति में प्रभाव बढ़ा। क्यों? क्योंकि ओबीसी एक अच्छी खासी आबादी थी, तो हर एक राजनीतिक दल इनसे फायदा लेना चाहता था। तो बहुत सारे जो लोग थे उन्होंने इसको क्या किया, आगे बढ़ाया, ताकि ये लोग क्या कर सके भाई, इसका राजनीतिक फायदा भी उठा सकें, ठीक है। तो ये बहुत मुख्य तौर पर उभरा। तो 41% लोग ओबीसी समुदाय से थे, जो अब राजनीतिक शक्ति का हिस्सा बन गए, ठीक है। तो इससे क्या हुआ, राजनीतिक शक्ति के रूप में देखा जाने लगा इन्हें। हालांकि उच्च और निम्न ओबीसी के बीच बड़ी विषमताएं हैं, जिससे समस्याएं जटिल होती गई। लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये थी कि भाई ओबीसी के अंदर भी उच्च और निम्न लोग देखने को मिलते हैं। यानी ओबीसी में बहुत सारे ऐसे लोग थे जो समृद्ध हैं और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो समृद्ध नहीं है। तो बात यही आई कि भाई अगर इनको फायदे के लिए कुछ प्रावधान किए जाए तो ये उसका फायदा उठा सकते हैं, ठीक है। तो ये भी समस्याएं हमें देखने को मिलती हैं। ओबीसी की स्थिति, उच्च ओबीसी जो ज्यादातर भूमिधर जातियां ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभुत्व रखते हैं, लेकिन शहरी क्षेत्रों में ओबीसी की स्थिति निम्न जातियों जैसी है। तो भाई जो ओबीसी हैं वो ग्रामीण क्षेत्र में तो ये काफी मजबूत स्थिति रखते हैं, क्योंकि उनके पास जमीनें हैं, ठीक है। लेकिन जब ये शहरों में आते हैं तो इनकी स्थिति जो होती है वो आपको थोड़ी निम्न देखने को मिलेगी। राजनीतिक प्रतिनिधित्व बढ़ा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में ओबीसी का प्रतिनिधित्व अभी कम है। तो भाई देखा जाए तो राजनीति स्तर पर तो इनको काफी महत्व मिला है, क्योंकि इनकी जनसंख्या ज्यादा है, लेकिन अन्य क्षेत्रों में अभी भी इनका प्रतिनिधित्व उस तरह नहीं देखा जा सकता। आदिवासी समाज, आदिवासी समूह और उनका इतिहास देखते हैं। आदिवासी समुदायों को भारत के संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त है। इनका संपर्क कभी पूरी तरह अलग थलग नहीं था और ये हिंदू समाज और संस्कृति से भी जुड़े रहे हैं। तो देखिए कई बार कहा जाता है कि भाई आदिवासी समाज जो है वो क्या हिंदू धर्म के अंदर आता है या ये अलग थलग थे, तो ऐसा नहीं माना जाता, क्योंकि बहुत सारे इनकी जो, अगर आप देखेंगे इनकी जो धार्मिक क्रियाएं हैं या लोगों के साथ जो जुड़ाव है और जो इनका समाज है वो काफी हद तक जो भारतीय संस्कृति है या हिंदू संस्कृति है उसको फॉलो करते हुए दिखाई देते हैं। हाँ, ये अलग बात है, ये लोग इनके जो रहन सहन है वो थोड़ा सा अलग है, ये अलग क्षेत्र में रहते हैं, इनकी बोली वगैरह अलग है, थोड़ा इनका जो प्रकृति की तरफ थोड़ा ज्यादा झुकाव देखने को मिलता है, लेकिन काफी हद तक इनकी संस्कृति भी जो हिंदू समाज जैसी है। आदिवासी लोग मुख्य पहाड़ी और जंगली इलाकों में बसे हुए हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा, जो कहां देखने को मिलेंगे, जो पहाड़ी और जंगली इलाकों में रहते थे। आदिवासी क्षेत्रों की सामाजिक आर्थिक स्थिति, आदिवासी क्षेत्रों में गैर आदिवासी लोगों का बसना और आदिवासियों को रोजगार की तलाश में दूसरे क्षेत्रों में जाना। देखो सबसे बड़ी समस्या आदिवासियों की ये थी कि भाई बहुत सारे ऐसे लोग थे जो बाहर से आए और आके इनके क्षेत्रों में बस गए, ठीक है। अब इनके क्षेत्रों में बस गए तो संसाधनों की कमी हो गई, और जब संसाधनों की कमी हुई तो इनको खुद कहाँ जाना पड़ा, बाहर जाना पड़ा संसाधनों की तलाश में। ब्रिटिश सरकार ने आदिवासी क्षेत्रों में जंगलों के संसाधनों का तेजी से दोहन किया, जिससे आदिवासियों को अपनी आजीविका के लिए समस्याओं का सामना करना पड़ा। तो इनको सबसे बड़ी समस्या का जो सामना करना पड़ा वो ब्रिटिशर्स की शोषणकारी नीति के जरिए। क्यों? क्योंकि उन्होंने क्या किया कि भाई जो भी जंगल में संसाधन थे उन संसाधनों को लूटने के लिए जो भी पहाड़े या जंगलों में जो लोग रहते थे उनको वहां से विस्थापित करना शुरू किया। तो इनकी जो पहचान थी धीरे धीरे वो क्या हो गई, खत्म होनी शुरू हो गई। क्यों? क्योंकि इनको आजीविका की तलाश में वहां से दूसरी जगह जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि वहां पर उनके साथ उनको वहां से भगाया जाने लगा। झूम खेती और जंगलों की उपज को छीन लिया गया, जिससे आदिवासी अवैध रूप से वनों का उपयोग करने लगे, ठीक है। तो और इनकी जो भी खेती थी या जो भी जंगल थे उनको क्या किया गया, लूटा जाने लगा, ठीक है। तो आदिवासी ने भी क्या किया भाई, जब उनको लूटा गया तो वो क्या किया, वो वनों में घुसे और अंदर गए और अवैध रूप से भाई, क्योंकि जो उनके जो संसाधन थे वो वनों पर ही आधारित थे, तो वो जगह जहां पर संसाधन उनको मिल रहे थे उन संसाधनों को उन्होंने लूटा। तो ये सारी समस्याएं हमेशा से उनके साथ रही। स्वतंत्र भारत में आदिवासी अधिकारों का हनन,
1947 में स्वतंत्रता के बाद भी आदिवासी क्षेत्रों में जंगल के दोहन में तेजी आई है। आदिवासियों की भूमि अधिग्रहण कर बड़े उद्योगों के लिए भूमि ली गई। नर्मदा और गोदावरी नदी पर बांध परियोजनाएं जैसे सरदार सरोवर और पोलावरम ने लाखों आदिवासियों को विस्थापित किया। तो देखिए, आजादी के बाद भी इनको बहुत ज्यादा झेलना पड़ा है। इनके संसाधनों को सरकारों द्वारा क्या किया गया भाई, लूटा ही है एक तरह से कह सकते हैं। क्यों? क्योंकि इनको वहां से विस्थापित कर दिया जाता है। औद्योगिकरण के नाम पर, विकास के नाम पर इनको उनकी जगह से विस्थापित कर दिया जाता है, और ये लोग क्या होते हैं बेचारे, कहीं और पलायन करते हैं। तो इनकी जो संस्कृति है, जो इनकी विरासत है, वो क्या होती है, उस क्षेत्र को छोड़ने से खत्म हो जाती है, और इनकी पहचान जो होती है वो धीरे धीरे क्या होती है, समाप्त होने लगती है। तो इनके साथ ये समस्याएं रही हैं। क्यों? क्योंकि सरकार को क्या करना भाई, विकास करना है। बहुत सारी ऐसी परियोजनाएं लाई गई, जैसे नर्मदा हो गया, गोदावरी हो गई, जहां पर बांध बनाए जाते हैं, तो इनका पूरा क्षेत्र जो होता है वो क्या हो जाता है, तबाह हो जाता है। तो ये लोग क्या होते हैं, विकास की जो है, विकास के नाम पर इनकी बलि दे दी जाती है। तो ये भी समस्याएं हमेशा से इनकी रही हैं। आदिवासी संघर्ष और आंदोलन। आदिवासियों को विकास परियोजनाओं के नाम पर भूमि छीनने, विस्थापन और कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो इनको बेचारों की जो भूमि छीन ली जाती है, विस्थापित कर दिया जाता है। 1930 के दशक में आदिवासी शब्द का इस्तेमाल औपनिवेशिक सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ संघर्ष में किया गया। तो आदिवासी का मतलब भाई जो शुरू से वहां पर बसे हों, यानी प्राचीन काल से एक जगह पर एक धर्म और संस्कृति को फॉलो करते हुए जो लोग रह रहे थे, उन्होंने कहा भाई हम यहाँ के आदिवासी, यानी पुराने समय से रह रहे हैं, नए लोग आके हमें क्या कर रहे हैं, विस्थापित कर रहे हैं, हमारे संसाधनों को लूट रहे हैं। आदिवासी संघर्ष ने झारखंड और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के निर्माण में भी सफलता पाई है। तो इन लोगों ने बहुत संघर्ष किया। तो अगर आप देखें, झारखंड और जो छत्तीसगढ़ है, एक तरह से ये आदिवासी संघर्ष के कारण ही अलग हुए, क्योंकि इनकी अलग पहचान, अलग संस्कृति और अलग भाषा थी। तो इन्होंने संघर्ष किया, जिसके रूप में इनको क्या मिले, अलग राज्य भी मिले। आदिवासी और दलित संघर्ष में अंतर। दलितों के विपरीत आदिवासी अक्सर केंद्रित इलाकों में रहते हैं, जिससे वे अलग राज्य की मांग कर पाए। ठीक है, तो आदिवासी जो दलितों के विपरीत होते हैं, क्योंकि भाई एक ऐसी जगह रहते हैं जहां पे हर वर्ग के लोग रहते हैं, लेकिन आदिवासी जो होते हैं वो हमेशा एक ऐसा इलाका होता है जहां पर वो सदियों से चले आते रह रहे हैं। उनका संघर्ष आपस में नहीं होता, उनका संघर्ष जाति आधारित नहीं होता, बल्कि उनका संघर्ष जो होता है वो राज्यों से होता है। क्यों? क्योंकि वो उनके संसाधनों पर कब्जा करना चाहते हैं। आदिवासियों के संघर्ष में भूमि संसाधन और सांस्कृतिक अस्मिता की रक्षा की प्रमुख भूमिका रही है। यानी वो किससे लड़ते हैं? वो लड़ते हैं अपनी भूमि के लिए, अपने संसाधन के लिए, अपनी संस्कृति के लिए। क्यों? क्योंकि इनकी संस्कृति, इनकी भूमि, अगर इनकी भूमि और संसाधन छिन गए और ये लोग वहां से विस्थापित हो गए, तो इनकी संस्कृति भी धीरे धीरे क्या होगी, खत्म हो सकती है। तो इसलिए वो इन सब चीजों के लिए लड़ते हैं। आज की स्थिति की बात करें तो आदिवासी संघर्ष के बावजूद अब भी आर्थिक और सामाजिक असमानता आपको देखने को मिल जाएगी। 1990 के दशक में आर्थिक उदारीकरण ने आदिवासी भूमि और अधिक लूट शुरू कर दी। तो जब आर्थिक उदारीकरण आया, बाहरी कंपनियां भारत के अंदर आईं और उन्होंने विकास करने के लिए बहुत सारी नीतियां बनाई, जंगलों की जरूरत, लकड़ियों की जरूरत पड़ी, संसाधनों की जरूरत पड़ी, तभी भी उन्होंने क्या किया, इनके ही संसाधनों को लूटा। यानी आर्थिक उदारीकरण ने भी जो आदिवासी क्षेत्र है उनको काफी प्रभावित किया। ठीक है ना, खुले लूट के शिकार हुए ये लोग। स्त्रियों की समानता और अधिकारों के लिए संघर्ष। लैंगिक असमानता, सामाजिक या जैविक। तो लैंगिक असमानता आपको पता है, स्त्री या पुरुष के जन्म के आधार पर भेद करना, लिंग के आधार पर भेद करना। पुरुषों और स्त्रियों के बीच असमानता जैविक नहीं बल्कि सामाजिक है। तो ये नहीं कह सकते भाई कि कुछ लोग कहते हैं भाई महिलाएं जो हैं वो कमजोर हैं, पुरुष जो हैं वो ज्यादा मजबूत हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता। भाई महिलाएं भी मजबूत होती हैं। तो जैविक नहीं बल्कि भेदभाव जो हुआ है वो सामाजिक हुआ है। जैविक दृष्टि से कोई कारण नहीं है कि स्त्रियां सार्वजनिक पदों पर कम क्यों होती हैं, ये पारिवारिक संपत्ति में उनका हिस्सा कम है। तो जैविकता कारण नहीं है कि भाई कि महिलाएं जो हैं वो कमजोर हैं इसलिए उनको कोई उच्च पद ना दिया जाए, उनको पारिवारिक जिम्मेदारियां ना दी जाएं। ठीक है, तो ये क्या है, एक सोच है। ठीक है ना, ये कोई एक तथ्य नहीं है कि भाई कि अगर महिला जो है वो क्या है, जैविक रूप से अगर वो महिला पैदा हुई है तो वो कमजोर होगी और वो समाज को नहीं चला पाएगी। तो ये भी समस्या रही है हमारी सोच के अंदर। उदाहरण, मातृवंशीय समाज केरल के नायर, मेघालय के खासी समाज में स्त्रियां परिवार की मुखिया होती थी और संपत्ति की उत्तराधिकारी होती। तो बहुत सारे ऐसे भी समाज देखने को मिले हैं जहां महिलाओं ने क्या किया है, अच्छे से जो है घर परिवार चलाया है, समाज चलाया है। ठीक है, तो कुछ ऐसे एक दो जनजाति अगर हम देख लेते हैं, जैसे केरल के नायर और मेघालय की, तो उनको क्या किया गया, शुरू से कमजोर समझा गया, उनको कमजोर रखा गया, एक वर्ग में उनको डिवाइड कर दिया गया भाई कि ये कमजोर वर्ग है और ये क्या होते हैं समाज में, जो समाज की जो प्रतिष्ठा उसको फॉलो नहीं कर सकते, ये वहां पर भाग नहीं लेंगे, इससे क्या होगा, समाज बेकार हो जाएगा। तो एक सोच थी। तो ये जैविक नहीं है बल्कि सामाजिक है। यानी महिलाएं जो पीछे रह गई वो जैविकता के कारण नहीं रह गई, वो सामाजिक सोच के कारण रह गई।
19वीं सदी के सामाजिक सुधार आंदोलन। स्त्रियों के अधिकारों के लिए मध्यवर्गीय सामाजिक सुधार आंदोलनों का महत्वपूर्ण योगदान था। जैसे राजा राममोहन राय ने सती प्रथा के खिलाफ अभियान चलाया, ज्योतिबा फुले जाति और लैंगिक भेदभाव के खिलाफ इन्होंने संघर्ष किया, रनाडे विधवा विवाह के समर्थन में आंदोलन किया, सर सैयद अहमद खान मुस्लिम समाज में सुधार। तो ये बहुत सारे ऐसे समाज सुधारक रहे जिन्होंने महिलाओं की स्थिति के सुधार के लिए काफी प्रयास किए और आज हमें ये सब चीजें देखने को भी मिलती हैं। सामाजिक सुधारक और आंदोलन का योगदान। राजा राममोहन राय को सती प्रथा का विरोध किया और मानवाधिकार के सिद्धांतों पर आधारित तर्क दिया। तो उन्होंने कहा भाई स्त्री और पुरुष दोनों सेम है, सबके मानव, हर मानव जो धरती पर जन्म ले रहा है उसके अधिकार हैं, तो मानवता के तौर पर हमें सबको एक समान रखना चाहिए। एक स्त्री जो विधवा हो गई है, उसका पति मर गया है, तो उसका समाज में उसका क्या दोष है भाई, उसकी वजह से थोड़ा ना ये सब चीजें हुई हैं, और उसको सती कर देना एक बहुत ही गलत जो है चीज है। तो उन्होंने इसके लिए संघर्ष किया और उनको भी मानव अधिकार के तहत लेकर आए। ज्योतिबा फुले ने अछूतों और स्त्रियों के अधिकारों की बात करी, तो उन्होंने कहा भाई हर किसी स्त्री को, जो भी स्त्री है, चाहे वो अछूत है, चाहे वो अछूत हो गए, चाहे वो स्त्री हो गई, सबको उनके अधिकार मिलने चाहिए। तो वो भी क्या करते हैं, एक अधिकारों की बात करते हैं भाई एक जो जीव है, चाहे वो किसी धर्म, जाति, वर्ग या लिंग का हो, उसके साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको एक अधिकार मिलने चाहिए। सर सैयद अहमद खान महिलाओं के लिए शिक्षा का समर्थन किया, लेकिन पारंपरिक ढंग से। उन्होंने कहा भाई कि जो शिक्षा होनी चाहिए वो होनी चाहिए, लेकिन उन्होंने अपनी संस्कृति और परंपरा को भी साथ लेकर चलने की बात कही। स्त्री पुरुष समानता के लिए आवाज। ताराबाई शिंदे स्त्री पुरुष तुलना 1882 में पुस्तक में पुरुष प्रधान समाज के दोहरे मापदंडों का विरोध किया। तो उन्होंने एक पुस्तक लिखी और पुस्तक में लिखा कि भाई स्त्री और पुरुष में भेदभाव का कारण सोच है, ठीक है, अगर सोच बदलेंगे तभी चीजें जो होंगी वो ठीक हो सकती है। तो उन्होंने तुलना करी कि भाई कि अलग अलग मापदंड दिए गए हैं स्त्री और पुरुषों को सही ठहराने के लिए, जो चीज गलत है। बेगम रुकैया शखावत हुसैन सुल्तान नाज ड्रीम में विज्ञान कथा लेखन में महिलाओं का योगदान को दिखाया। तो उन्होंने बताया भाई ऐसा नहीं है कि हमेशा से जो महिलाओं में कुछ करने की इच्छा नहीं होती, बस उनको क्या अवसर नहीं दिए जाते। तो उन्होंने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए जहां पे उन्होंने बताया कि भाई महिलाएं भी पुरुषों से कम नहीं हैं। 20वीं सदी में नारी आंदोलन और राष्ट्रीय संघर्ष। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने स्त्रियों को समान अधिकार की घोषणा करी। बाद में 20वीं सदी में बहुत सारे ऐसे नारीवादी आंदोलन हुए, बहुत सारे नारीवादी लोग हुए, बहुत सारी महिलाएं आगे आईं जिन्होंने अपने अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ी, और बाद में लोगों ने भी इसको समझा, ठीक है। महिलाओं के मताधिकार, सार्वजनिक पदों पर अधिकार। तो भारत की जो भारत को लीड कर रही थी, भारत की आज़ादी के लिए लीड कर रही थी, या भारत जब आज़ाद हुआ तब उसने भारत को एक राष्ट्र के रूप में पहचान दिलाई, ठीक है। तो उन्होंने हमेशा से भारत के संविधान में सबको समान अधिकार की बात करी, चाहे वो मताधिकार हो, चाहे वो सार्वजनिक पद हो, तो सब में महिलाओं की भूमिका को मान्यता दी, ठीक है। तो ये जो चीज़ है जिसने महिलाओं को आगे लाने में काफ़ी योगदान दिया। 1970 और 80 में स्त्रियों के अधिकारों की नई चुनौतियां। 1970 के दशक में आधुनिक मुद्दे पर चर्चा, जैसे लैंगिक असमानता और स्त्रियों के प्रतिनिधित्व की बात रखी गई। 1980 में स्त्रियों से संबंधित कानूनों में सुधार की कोशिश की गई। 21वीं सदी में लैंगिक असमानता के नए रूप भरने लगे, जैसे बाल लिंग अनुपात में गिरावट। तो बहुत सारी ऐसी समस्याएं आई, जैसे बाल लिंग अनुपात है ना, कई बार महिलाओं को जो था वो पेट में ही मार दिया था, गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता था। तो ये सारी समस्याएं थी, क्योंकि उससे लिंग अनुपात भी काफी घट रहा था। तो ये सब चीजों पर बाद में ध्यान दिया गया और इन सब चीजों को खत्म किया गया कि भाई ये सामाजिक भेदभाव जो है वो नहीं चलेगा। तो बहुत सारे कानून भी बनाए गए। अन्यथा सक्षम व्यक्तियों का संघर्ष। अन्यथा सक्षम का मतलब क्या होता है? अक्षम शब्द से हटकर अन्यथा सक्षम शब्द का उपयोग में लाया गया, जो यह बताता है कि समाज की संरचना के कारण लोग अक्षम होते हैं, ना कि उनके शारीरिक या मानसिक बाधाओं से। तो आपने बहुत सारे ऐसे लोग देखे होंगे जो क्या होते हैं, फिजिकल डिसेबल होते हैं, यानी उनके पास उनका कोई अंग जो होता है वो काम नहीं कर रहा होता, ठीक है। तो उनके साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है जिससे वो समाज में अलग थलग हो जाते हैं। तो इसीलिए कहा गया भाई कि वो अन्यथा सक्षम है, ठीक है ना, असक्षम नहीं है, वो अन्यथा सक्षम है, यानी कि समाज की जो संरचना है, उन समाज की संरचना से उनको अलग कर दिया जाता है, ठीक है। उनका कोई अंग अगर खराब है तो इस वजह से वो क्या नाम है, कमजोर नहीं है। वो कमजोर इसलिए हैं क्योंकि उनके साथ ऐसा भेदभाव कर दिया जाता है, उन्हें मानसिक रूप से एहसास करा दिया जाता है कि भाई आप असक्षम हैं, ठीक है। तो इसलिए शारीरिक और मानसिक रूप से वो अक्षम नहीं होते हैं, बल्कि उनको ऐसा एहसास करवा दिया जाता है। तो ये जो सोच थी ये बदलने की बात थी।
तो अनिता पाई का कहना है कि विकलांगता को अदृश्य स्थिति के रूप में देखा जाता है। समाज विकलांग व्यक्तियों की वास्तविकता को अक्सर अनदेखा कर देते हैं। यानी अगर जो विकलांग लोग हैं उनको देख के, यानी उनकी अक्षमता के, यानी अगर उनमें कोई कमी है तो उनको देख के पहले क्या दिया जाता, भाई ये तो किसी काम का नहीं है। तो ये चीज जो गलत है, यानी उन्हें क्या कह दिया था, अदृश्य, यानी तो समाज में है ही नहीं, उसकी गिनती समाज में जो होती है वो खत्म कर दी जाती है। जैसे रॉल्फ एलिसन का उपन्यास इनविजिबल मैन में अदृश्यता का अर्थ है समाज द्वारा किसी व्यक्ति की पहचान को, गरिमा को नजरअंदाज करना। वह व्यक्ति मौजूद तो होता है लेकिन समाज उसे देखना और स्वीकार नहीं करना चाहता। तो जैसे एक नॉवेल है ना, एक इनविजिबल मैन, रोल स्लीव की, यानी कि वो अदृश्य तो नहीं होता लेकिन लोग उसको क्या कहते हैं, अदृश्य घोषित कर देते हैं। यानी ऐसा क्यों होता है? ऐसा तभी होता है भाई, एक मनुष्य का अस्तित्व तो है लेकिन लोग उसको क्या देते हैं, पहचान ही नहीं देना चाहते, उसके बारे में समझना ही नहीं चाहते, ठीक है ना, उसको स्वीकार ही नहीं करना चाहते। तो ये जो है समाज में सबसे बड़ी समस्या है विकलांगों के लिए। विकलांगता और सामाजिक सोच। विकलांगता को अक्सर जैविक कमजोरी और अक्षम की स्थिति के रूप में देखा जाता है, जिससे व्यक्ति शिकार या पीड़ित माना जाता है कि भाई यार उसके पास तो हाथ नहीं है, उसके पास तो पैर नहीं है, वो बोल नहीं पाता, उसको क्या देख लिया, हीन भावना से देख लिया जाता है, उसको पीड़ित समझ लिया जाता है। भारत में विकलांगता से जुड़े शब्दों का प्रयोग आमतौर पर नकारात्मक रूप में किया जाता है, जैसे मंदबुद्धि, ठीक है, अपंग, ठीक है ना, लूला हो गया, ठीक है ना, लंगड़ा हो गया। तो इस तरह से उनको परिभाषित कर दिया जाता है। भाई अगर उसको शारीरिक रूप से कहीं असक्षम है तो उसको क्या किया जाता है, डिमोटिवेट किया जाता है, ठीक है ना, उसको एहसास दिलाया जाता है भाई तुम किसी काम के नहीं हो, ठीक है। तो ये सबसे बड़ी समस्या है। यह सोच पूर्ण शरीर के आदर्श पर आधारित होती है और विकलांगता को दोष और असामान्यता माना जाता है। यानी क्योंकि उसके पास पूरा शरीर नहीं है, उसके सारे शरीर ठीक से काम नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है, वो एक सामान्य व्यक्ति जैसा काम नहीं कर सकता, वो क्या रहेगा, हमेशा मंदबुद्धि रहेगा, बेकार रहेगा, किसी काम का नहीं रहेगा, ठीक है। तो ये सारी मान्यताएं बना दी गई हैं जिससे वो व्यक्ति क्या होता है, धीरे धीरे खुद ही निराश हो जाता है, ठीक है, और वो मुख्य धारा से क्या हो जाता है, अलग हो जाता है, वो अपने आप को असक्षम मान लेता है, ठीक है, उसके साथ अच्छा व्यवहार भी नहीं किया जाता। विकलांगता को समाज ने कैसे प्रभावित किया? विकलांगता सिर्फ शारीरिक या मानसिक कमी नहीं है बल्कि समाज की संरचना और सोच भी इसे गहराई से प्रभावित करती है। तो भाई सिर्फ एक व्यक्ति मानसिक और शारीरिक रूप से विकलांग नहीं होता बल्कि लोग क्या करते हैं, उनकी जो समाज की जो संरचना है, जो सोच है, उससे भी वो लोग काफी प्रभावित हो जाते हैं। उदाहरण के लिए अगर इमारत में रैंप नहीं है तो दोष व्यक्ति का नहीं, डिजाइन का है। सही बात है भाई। एक अगर व्यक्ति है जो चल नहीं पाता है, ठीक है, अगर वो स्कूल जा रहा है या कॉलेज जा रहा है तो बेचारा सीढ़ियां चढ़ के तो फर्स्ट फ्लोर सेकंड फ्लोर पे नहीं जा सकता। तो यहाँ पर कमी किसकी है? यहाँ कमी उस व्यक्ति की नहीं है, क्योंकि उसका मानसिक संतुलन इतना है कि भाई वो बैठ के शिक्षा आराम से ग्रहण कर सकता है। लेकिन जब आप उसको अवसर ही नहीं देंगे, उसको रैंप ही नहीं बनवा के देंगे कि भाई कि अगर उसको रैंप मिल जाता है, उस रैंप पे वो अपनी व्हील चेयर के साथ आराम से क्लास तक पहुंच सकता है, तब वो क्या होगा, तभी तो वो सामान्य लोगों की स्थिति में आएगा। लेकिन जब वो वहां तक पहुंचेगा ही नहीं तो उसकी स्थिति कैसे सुधरेगी? तो इसलिए सोच जो होती है वो इमारत लोगों की है, ठीक है ना, इमारत की है, उस व्यक्ति की नहीं है। अगर स्कूलों में श्रवण बाधित बच्चों के लिए व्यवस्था नहीं है तो कमी शिक्षा व्यवस्था की है। भाई एक व्यक्ति अगर सुन नहीं सकता, एक बच्चा अगर सुन नहीं सकता, ठीक है, बोल नहीं सकता है, तो कमी किसकी है? कमी उस बच्चे में थोड़ा नहीं, कमी तो स्कूल में है ना, कि वैसे शिक्षक लाए जाए, वैसी टेक्नोलॉजी लाए जाए ताकि वो बच्चा क्या उसके आधार पर अपने को विकसित कर सके। लेकिन जब वो चीज करी ही नहीं जाएगी तो बच्चा जैसे का वैसा रह जाएगा और वो क्या होगा, वो समाज से खुद अलग थलग हो जाएगा। अगर कंपनियां दृष्टिहीनों के लिए सॉफ्टवेयर नहीं बनाती तो समाधान व्यक्ति नहीं सिस्टम का है। भाई सही बात है कि हम लोग कहते हैं एक अंधा व्यक्ति जो है वो कंप्यूटर नहीं चला सकता। क्यों नहीं चला सकता? भाई एक ऐसा सॉफ्टवेयर बनाया जाए जिसे एक अंधा व्यक्ति भी इस्तेमाल कर सके, तो जरूर कर सकता है उसको, ठीक है। तो इसलिए ये कमी किसकी है? ये उस व्यक्ति की कमी नहीं है, ये सिस्टम की कमी है, क्योंकि उसे खुद समाज ने उसे क्या कर दिया है, अलग कर दिया है, उसके बारे में सोचा नहीं जा रहा है। नतीजा, विकलांगता व्यक्तिगत कमजोरी नहीं है बल्कि समाज की बनाई बाधाओं का परिणाम है। तो हम कह सकते हैं भाई विकलांगता कोई किसी व्यक्तिगत कमजोरी नहीं होती है बल्कि समाज ने क्या किया है, बहुत सारी बाधाएं डाल दी हैं जिससे वो आगे नहीं आ पाता है। समावेशी सोच और सुविधाएं विकसित करके विकलांगता के प्रभाव को काफी हद तक कम किया जा सकता है। यानी समावेशी सोच, यानी सबकी सोच में बदलाव लाया जाए, ठीक है, और इन लोगों के लिए सुविधाएं लाई जाएं, तो ये लोग भी क्या कर सकते हैं, अपना खुद का विकास कर सकते हैं, समाज में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। लेकिन अगर इनको ये सुविधाएं ही नहीं दी जाएंगी तो क्या होगा, ये कोई बदलाव ला ही नहीं पाएंगे, ये जैसे वैसे ही और लोगों पे क्या बने रहेंगे, बोझ रहेंगे। तो ये सबसे बड़ी समस्या किसकी है? समाज की समस्या है, सिस्टम की समस्या है, सरकारों की समस्या है। सरकारों को इन पर ध्यान देना चाहिए, इनके लिए कुछ विशेष प्रावधान किए जाने चाहिए, तभी ये लोग क्या हो सकते हैं, आगे आ सकते हैं। विकलांगता और गरीबी का संबंध।
विकलांगता और गरीबी के बीच गहरा संबंध है। देखिए विकलांगता और गरीबी का गहरा संबंध तो होगा ही, ठीक है। विकलांग व्यक्ति है, अगर वो कुछ कर नहीं सकता तो उसकी आर्थिक स्थिति क्या होगी, हमेशा से खराब रहेगी, लोग उस पर ध्यान नहीं देंगे। कुपोषण, अस्वस्थकार जीवन और सामाजिक दबाव विकलांगता की स्थिति को और भी गंभीर बना देती है। तो भाई क्या होगा, वो व्यक्ति कुपोषण का शिकार होगा, हमेशा स्वस्थ जीवन, क्योंकि भाई जब वो जो मानसिक रूप से बीमार होगा, जिसको बार बार एहसास दिला जाएगा वो किसी काम का नहीं है, तो वो क्या होगा, वो अस्वस्थ ही रहेगा, ठीक है ना। और सामाजिक दबाव हमेशा उसके ऊपर बना रहेगा, तो इसलिए क्या होगा, वो धीरे धीरे क्या होगा, और ग्रसित होता जाएगा, ठीक है ना। और गरीबी में रहेगा, ठीक है ना। तो विशेष रूप से गरीब देश में ये चीज आपको ज्यादा देखने को मिलेगी। क्यों? क्योंकि इनके लिए कुछ सोचा ही नहीं जाता है। विकलांग को अक्सर गरीबी के कारण अधिक भेदभाव और अवसरों की कमी का सामना करना पड़ता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई उनको विशेष चीजों की जरूरत होती है ना। अगर कोई गरीब है, कोई अगर विकलांग है और गरीब है, तो वो उन संसाधनों को नहीं ले सकता ना, वो व्हील चेयर नहीं ले सकता, वो सुनने की मशीन नहीं ले सकता, ठीक है ना, वो बैसाखी नहीं ले सकता। तो वो इन सब चीजों की कमी के कारण जो गरीब ही रह जाएगा वो, क्यों? क्योंकि उसे वो संसाधन ही नहीं मिलेंगे जिससे वो अपना विकास कर सके, ना वो शिक्षा ग्रहण कर पाएगा। तो ये समस्याएं हैं। यानी अगर कोई विकलांग है तो गरीब है, तो क्या होगा, वो गरीब ही रह जाएगा, ठीक है, क्योंकि उसके पास संसाधनों की कमी होगी। विकलांगता पर समाज में जागरूकता और सुधार, तो विकलांगता पे विशेष तौर पर काम करने की जरूरत है एक समाज को और एक सरकार को। पहले विकलांगता को केवल व्यक्तिगत कमजोरी माना जाता था, लेकिन समय के साथ विकलांगता व्यक्तियों और अधिकार कार्यकर्ताओं ने यह सोच बदली है, ठीक है। तो पहले ये व्यक्तिगत कमजोरी माने जाते थे, लेकिन बहुत सारी ऐसी संस्थाएं आए हैं, बहुत सारे ऐसे व्यक्ति आए हैं, बहुत सारे ऐसे उदाहरण आपको देखने को मिलेंगे कि उन्होंने ये सारी सोच बदली है कि भाई विकलांगता जो है कोई एक अभिशाप नहीं है, ठीक है। आप क्या कर सकते हैं, अगर आप सक्षम हैं, आपको अगर संसाधन मिल रहे हैं, अवसर मिल रहे हैं, तो आप भी आगे बढ़ सकते हैं। मुख्य बदलाव अगर हम देखें तो विकलांगता का असली मुद्दा शरीर नहीं बल्कि सामाजिक रुकावटें हैं। यानी समाज ने क्या किया भाई, इनको वो दर्जा नहीं दिया है, पूर्वाग्रह, यानी लोगों ने पहले से ही अनुमान लगा लिया है कि भाई ये असक्षम है, ये कुछ कर नहीं सकता, ठीक है। और अवसरों की कमी है, उनको अवसर नहीं दिए जाते, ठीक है ना। तो इसलिए कहा जा सकता है भाई विकलांगता सिर्फ शरीर के कारण नहीं है, बल्कि सामाजिक रुकावटें, पूर्वाग्रह और अवसरों की कमी के कारण है। विकलांगता को अब केवल चिकित्सक समस्या नहीं बल्कि सामाजिक और मानव अधिकार मुद्दा भी माना गया है। तो अब इसको मानव अधिकार और समाज के रूप में भी देखा जाने लगा है भाई कि मानव अधिकार यानी समाज में अगर वो है तो वो भी एक मानव है, उसको भी उसके अधिकार देने चाहिए और उसके लिए काम किए जाने चाहिए। समावेशी शिक्षा देनी चाहिए, सुलभ सुविधाएं और अधिकार संरक्षण के लिए कानून, ये सारी चीजें अब धीरे धीरे इनको बनाई गई हैं, इनके लिए विशेष प्रावधान दिए गए हैं, इनको भी आरक्षण दिया गया है, इनको भी सामाजिक दर्जे में लाया गया है, ठीक है। तो जैसे RPWD कानून 2016, तो इसके अनुसार इनको भी विशेष अधिकार दिए जा रहे हैं और ये लोग भी क्या है धीरे धीरे अपने विकास के लिए अपने समाज में पहचान बनाने के काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से देख सकते हैं कि भाई विकलांगता जो है कोई अभिशाप नहीं है, बस जरूरत है क्या, इनको प्रोत्साहन देने की, इनके लिए कुछ काम करने के लिए। तो ये लोग क्या करेंगे, अपना खुद का विकास कर लेंगे और एक समाज का भी अच्छा विकास कर सकते हैं। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, चैप्टर यहीं पर खत्म होता है। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अगर कुछ कमेंट है तो जरूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।